आप लोगों की डिमांड पे हमने कॉरिडोर पे एसे का प्रोग्राम चलाया था। उसके पहले हमने कहा था कि आपको एक पब्लिकली और जो भी लोग एसे लिखने के इच्छुक हैं उनके लिए एक एसे की टेक्निक्स कैसे होती हैं कि आप हाई स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए एक गूगल मीट कराएंगे। तो ये गूगल मीट आज से 2 दिन पहले कराया गया था, जिसमें सत्यम भी थे, रोमन भी थे, बाकी सारे लोग थे, लगभग 60 लोग थे। सबने सीखा। तो मैंने बोला था उसकी मैं रिकॉर्डिंग करके पब्लिकली यूट्यूब पे भी डाल दूंगा ताकि सब किसी की हेल्प हो सके। लोग ज्वाइन करें ना करें उनकी मर्जी है, लेकिन हेल्प सबकी हो। लेकिन उसका जो इनिशियल पार्ट है वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो उसके जो मैंने इंट्रोडक्शन दी थी उसके बाद का पार्ट रिकॉर्डेड है। तो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, जो इनिशियल जो पार्ट डिस्कस हुआ था वो आपको यहाँ पे मैं अपनी तरफ से डिस्क्राइब कर दूंगा, और आगे का जो गूगल मीट का पार्ट है वो भी जोड़ दिया जाएगा, जो कि आगे 50 मिनट्स के आसपास का होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको इस पूरे जो अगर वीडियो की बात करें तो उसमें आपको क्या पता चलेगा। ओवरऑल ये हाउ टू राइट गुड एसे पे है। इसमें क्या किया था मैंने, अनुदीप दिरुशेट्टी सर जिन्होंने 155 स्कोर किया था एसे में, उन्होंने एक बुक लिखी थी सारे स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए। तो उस बुक का जो समरी है, सारे जो पॉइंट्स हैं सारे मैंने पढ़े हैं, वो अभी मैं आपको यहाँ पे इस बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा सब कुछ। आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मैं उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ से वो बुक ली गई होगी, अगर वो अवेलेबल होगी तो। ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने 155 स्कोर किया था, तो मैंने भी उस साल 143 स्कोर किया था। 12 मार्क्स कम थे, लेकिन ये भी एक डिसेंट स्कोर है। तो मैंने अपने जो टेक्निक्स थे वो भी आपको बताऊंगा, और उसके बाद गूगल मीट जोड़ा जाएगा। बाकी कॉरिडोर का ऐसे प्रोग्राम का फर्स्ट पेपर आ गया है, वो आप चाहें देखना उसका फर्स्ट पेपर का हमारा कैसा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है गूगल ड्राइव की, आप खोल कर देख सकते हैं। ज्वाइन करना ना करना आप आगे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हाउ टू राइट वन गुड एसे, है ना। और इसके सारे पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, सारी टेक्निक समझाऊंगा, और ये आपको ओवरऑल बहुत हेल्प करेगी। शुरू करते हैं। तो ओवरऑल एसे की प्रिपरेशन के लिए हमने बुक के हिसाब से ही इसके इंट्रोडक्शन को, जो शुरुआत में आएगा गूगल मीट से पहले, उसको मैं देखिए मैंने इन पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि एसे को कैसे प्रिपेयर करते हैं। दैट मीन्स कि उसका मटेरियल कहाँ से आएगा, आप क्या लिखेंगे वो कहाँ से आएगा, है ना। जीएस से आएगा या कहीं और से आएगा, या कोई बुक पढ़नी होगी। देन वी विल कम टू इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन के कई टाइप्स बताऊंगा। बॉडी में क्या होता है वहाँ भी टाइप बताऊंगा। फिर कंक्लूजन भी बताऊंगा कि उसके भी क्या टाइप हो सकते हैं, और कंक्लूजन कितना ज़रूरी है, इंट्रो कितना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर जो ऐसे का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो ऐसे की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसका फ्लो और कोहेरेंस होता है। आप किसी से भी पूछिए, अतुल गर्ग से, किसी टॉपर से, तो फ्लो और कोहेरेंस बहुत ज़रूरी है। देन कम्स वो कैब, लैंग्वेज और ग्रामर, जो कि थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी ऐसे है तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है। देन चूजिंग ए टॉपिक विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आप फाइनली जो डिसाइड करते हो ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद कि किस पे लिखना है, वो अति इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत लोगों का डाउट है कि फिलोसॉफिकल ऐसे कैसे लिखते हैं, इसको भी डील करेंगे। कोड्स का क्या इंपॉर्टेंस और कहाँ से मिलेंगी, और फाइनली ओवरऑल मिला के देखेंगे कि गुड ऐसे के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और लास्ट में राइटिंग प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है। ये सारे फैक्टर्स को, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंटेंट की बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर ऐसे, इसके लिए कंटेंट कहाँ से आएगा। देखिए, बहुत लोगों का ये कहना है कि अगर आपका जीएस अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो आपका ऐसे भी जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, विच इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं है। तो करना क्या होगा, सबसे पहले ये समझिए कि सबसे पहले प्रिपेयर करना है अगर ऐसे, तो जीएस इज़ नॉट लाइक इनफ, बट जीएस इज़ मस्ट। अगर आपका जीएस स्ट्रांग है तभी आप ऐसे लिख पाएंगे। जीएस पे आपको मास्टरी करनी होगी, और यही अनुदीप सर कहते हैं पहला पॉइंट, कि जीएस को आपको मास्टर करना होगा। उसके अलावा जो एडिशन आएगी वो कहाँ से आएगी मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा एडिशन आती है, कभी कभी आपको नॉन फिक्शन बुक पढ़नी चाहिए। याद रखिए, नॉन फिक्शन थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लग सकता है आपको, लेकिन जैसे गांधी जी पे कोई बुक है ना, ऐसी, या फिर सैपियंस नाम की जो बुक है, तो ऐसी कुछ बुक्स आपको नॉन फिक्शन कभी कभी छुट्टी में, ब्रेक में थोड़ी बहुत, या डेली 2-4 पेज पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी एक जो डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बने, एक मैच्योरिटी डेवलप हो। देन कम्स योर एडिटोरियल्स इन न्यूज़पेपर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी योजना के इशू, जैसे कि मान लीजिए कोई क्लाइमेट से रिलेटेड आ गया, वीमेन से रिलेटेड आ गया, तो योजना के कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलता है। कभी कभी डेटा वगैरह मिलती है, वो आपके बाकी जीएस में भी यूज़ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन कम्स कि इतना करने से ही नहीं होगा, जो मेजर इश्यूज हैं, मान लीजिए कि क्लाइमेट है, राइट, एग्रीकल्चर है, विमेन है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इसका नया डेवलपिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों पे, और इसके अलावा भी कुछ टॉपिक हो सकते हैं। इनफैक्ट नैनो टेक्नोलॉजी भी है, इसके आने के चांसेस बहुत रहते हैं, कभी भी आ जाएगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन कुछ टॉपिक्स पे, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक आप चूज कर सकते हैं। आपका एक ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ड्राफ्ट मीन्स कि आपको उसके पॉइंट्स, स्ट्रक्चर, ये सारा, और डेटा मटेरियल क्या है उसके लिए, कोई एनेक्डोट है क्या, कोई स्टोरी है क्या, कहीं से आपको बहुत अच्छी राइटिंग का वहाँ पे मिला है क्या पार्ट,
ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके लिए। तो ये कहाँ से आएगा, गूगल करिए, ठीक है। साथ ही साथ जो वैल्यू एडेड मटेरियल होते हैं ऐसे वगैरह के आपके, जैसे फॉर एग्जांपल इसका विजन का होता है वैल्यू एडेड मटेरियल, राइट, तो विजन आई इसका, तो वहाँ पे ये सारे टॉपिक के तो ऑलरेडी बनाए हुए उन्होंने, तो वो देख लीजिए, वहाँ से आपको ढेर सारा पॉइंट मिल जाएगा जो आपके लिए काम करेगा। अब मान लीजिए एजुकेशन, हाँ एजुकेशन भूल गया मैं, एजुकेशन पे आप ड्राफ्ट नहीं प्रिपेयर करते हो, आप सोचो कितना बड़ा लॉस है। एजुकेशन पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आपको बहुत पॉइंट मिल जाएंगे, बहुत कोट्स भी मिल जाएंगे जहाँ तहाँ से। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तभी आपका मटेरियल अच्छे से तैयार होगा। साथ ही साथ आप टॉपर्स के कॉपी देख सकते हैं, वो लोग, उन लोगों ने क्या लिखा था, वहाँ का आप कंटेंट सीधा कॉपी मारिए, टॉपर का कॉपी करिए, कोई इशू नहीं है, आपको भी मार्क्स मिलेंगे, उनको मिला था। ये सारी चीज़ें करिए। तो ये पहला पॉइंट प्रिपेयर हो गया हमारा, हाउ टू प्रिपेयर। नाउ वी विल कम टू इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि हमें इंट्रोडक्शन कैसा लिखना है। देखिए इंट्रोडक्शन आपके एसे का क्या कहूँ, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे आप कोई मूवी का ट्रेलर देखते हो, है ना, तो क्यों वो ट्रेलर आपको बहुत अच्छा बना के दिया जाता है। इंट्रोडक्शन में एक झलक दिख जाती है कि मूवी देखने आपको सिनेमा हॉल में जाना है कि नहीं जाना है। वही बात यहाँ पे है, इवैल्यूएटर ये इंट्रोडक्शन देख के समझ जाएगा कि आगे ये ऐसे कैसे पढ़ना है ना, कितने ध्यान से पढ़ना है। तो ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंट्रोडक्शन बहुत शार्प होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, इम्पैक्टफुल होना चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ताकि आगे उसको पढ़ने का मन करे। और इंट्रोडक्शन के कई टाइप भी होते हैं, है ना। और एक बात, इंट्रोडक्शन कितना लंबा होना चाहिए, ऑलमोस्ट 1 पेज ओनली। फर्स्ट पेज में शुरू करिए, फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन को ख़त्म करिए आप। तो इंट्रोडक्शन करने के कई तरीके बताए हैं सर ने। पहला तो ये बताया उन्होंने कि आप इंट्रोडक्शन में एक स्टोरी लिख सकते हो, बट याद रखिएगा स्टोरी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए। आप जल्दी में कुछ मैन्युफैक्चर करोगे तो सही नहीं है, पहले से सोच के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाओ तो ठीक है। फिर स्टोरी तो आप बनाते हो या आपकी कोई होती है वो ठीक है। फिर एक एनेक्डोट होता है, एनेक्डोट मतलब कोई पॉपुलर बात जो हुई है ना, कोई एग्जाम्पल है उसके बारे में बताते हो, कोई महान पुरुष के बारे में एनेक्डोट देते हो कि उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे हुआ था। तो ये एनेक्डोट जो है, याद रखिएगा कि इवैल्यूएटर को जाना हुआ रहे तो ये कोई पॉपुलर एनेक्डोट होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। एकदम कहीं से आप उठा के रैंडमली डाल लोगे तो ठीक नहीं होगा। स्टोरी के भी कई तरीके होते हैं। कभी कभी एक ऐसी स्टोरी होती है, जैसे मैंने भी किया था, शुरुआत की मैंने इंट्रोडक्शन में जिस स्टोरी से, उसी का कंक्लूजन, उस स्टोरी का मैंने कंक्लूजन में उसको एंड किया, क्लोजर दिया। तो ये बड़ा अच्छा टेक्निक है, इसको हम लोग एको बोलते हैं। जो सबसे शुरू में सुना वही लास्ट में सुना, एको बोलते हैं। ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए यहाँ पे। कई लोग कोट से भी शुरू करते हैं, ये थोड़ा ओल्ड फैशन भी हो रहा है, लेकिन कोट आप सिंपली नहीं कि डबल कोट लगा दिया, उसके बाहर कुछ लिख दिया और लिख दिया कि महात्मा गांधी ने लिखा था और ऐसे शुरू हो गया। नहीं, आप ऐसे लिखोगे, व्हेन महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट, है ना, टॉक्स अबाउट क्लीनलीनेस, what he means that the cleanliness is not related to only the physical cleanliness, it is about your attitude, behavior, something like that, है ना। and coming to the next paragraph, उससे उसको कनेक्ट करोगे आप, in the same context इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ किया वगैरह। तो ऐसे होता है कोट देना भी इनोवेटिव तरीके से, राइट। कभी कभी कोई आप स्टार्टलिंग फैक्ट भी दे सकते हो, जैसे शुरू कर सकते हो कि इंडिया में जो 1% लोग हैं उन्हीं के पास सारी प्रॉपर्टी है, बाकी 99% लोग हैं जो इतने गरीब हैं, और इंडिया में इतने मिलेनियर हैं फिर भी इंडिया में इतनी गरीबी है। इस तरह का कुछ कर सकते हो आप। तो तरह तरह के इंट्रोडक्शन के शुरुआत करने के तरीके होते हैं, मैंने आपको सारी टेक्निक बता दी है। जनरली इन्हीं टेक्निक के अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा। नाउ वी आर कमिंग टू द मेन बॉडी। मेन बॉडी आपका ऐसे का मेन कंटेंट होता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से कम इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इग्नोर करेंगे, दैट इज़ द लेंथीएस्ट पार्ट ऑफ योर एसे। तो इंट्रोडक्शन अच्छा होगा, आगे पढ़ा जाएगा मेन बॉडी, तो मेन बॉडी भी अच्छा होना चाहिए। तो मेन बॉडी में आपके कई तरीके होते हैं लिखने के। देखिए, एक एंटीथेसिस थेसिस होता है, मतलब आप कोई आर्गूमेंट देते हो, अब इसको फिर अपोज करते हो और लास्ट में पॉजिटिवली कंक्लूज करते हो एंटीथेसिस थेसिस में। ये तरीका एक है, ये तरीका भी लोगों ने यूज़ किया और अच्छे खासे मार्क्स आए हैं। एक तरीका होता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में बात करना, तो इसको टेम्पोरल तरीका बोलते हैं ना। जैसे वीमेन की कंडीशन है, पास्ट में ऐसी थी, प्रेजेंट में ऐसी है, फ्यूचर में ऐसी होनी चाहिए। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जब आप टाइम लाइन बना के कुछ डिस्कस करते हो तो उसको बोलते हैं टेम्पोरल तरीका, ठीक है। एक ज्योग्राफिकल तरीका भी हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, एग्रीकल्चर वगैरह की बात करें तो, अगर ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें तो। देन एक तरीका होता है आपके अराउंड, जैसे आपका इंडिविजुअल की बात होती है ना, कोई एटीट्यूड की अगर बात होगी तो इंडिविजुअल, या करप्शन की बात होगी तो फिर फैमिली की बात होती है, फिर सोसाइटी की बात होती है ना, आपके कंट्री की बात होती है, फिर आपके वर्ल्ड की बात होती है। एक तरीका ये भी होता है। एक तरीका होता है सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल किसी चीज़ को डिस्कस करना, ये भी तरीका है। और एक तरीका है डिबेट करना, है ना।
जैसे साइंस इज ए थ्रेट टू ह्यूमैनिटी और नॉट, तो उस पर आप प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट के बीच में डिबेट करते हो, सॉल्यूशन बताते हो। फिर हाँ, एक तरीका ये भी होता है कि आप सब कुछ प्लस माइनस करके लास्ट में सॉल्यूशन बताते हो, फ्यूचरिस्टिक एंडिंग करते हो। तो ये तरीके के आपके कई जगह कई ऐसे होते हैं। जैसे सॉल्यूशन में क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ऐसे डिस्कस करके आप मेन बॉडी बनाते हो। तो आपको ऑब्जेक्टिफाई हो रहा होगा चीज़ें कैसे करते हैं ना। नाउ वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है ना, जैसे किसी चीज़ में क्लोजर देते हैं हम लोग की बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। कंक्लूजन में सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोजर देना। ये भी आपके 2 पेज 1.5 पेज के आसपास का होना चाहिए। दिस शुड बी ऑल्सो वेरी मच इम्पैक्टफुल, एंड इम्पैक्टफुल बोल सकते हो आप, इंटरेस्टिंग होना हो जरूरी नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन की तरह ये भी बहुत पावरफुल होना चाहिए। एको वाले में आप जहाँ से आपने इंट्रोड्यूस किया था वहीं पे आप कंक्लूड करते हो। तो ऐसे कई तरीके होते हैं। इसके अलावा आप कंक्लूजन करना चाहें तो कंक्लूजन आप जैसे किसी पोएट्री के, ये किसी पोएम की लाइन्स लिख सकते हो, खास करके रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह के लाइन बहुत यूज़ होते हैं। कोई कोट से एंडिंग कर सकते हो आप लास्ट में। कोई फ्यूचरिस्टिक की ऐसा होगा आगे जाके अपने व्यूज़ बता सकते हो। कंक्लूजन बहुत विजनरी होना चाहिए, लगना चाहिए कि ये इंसान जो है ऑफिसर बनने लायक है, इसके विजन में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायस्ड नहीं है, मॉडरेट है। तो ये सारे तरीके आपके कंक्लूजन के होते हैं। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा कि जब मैंने बॉडी की बात की थी, मेन बॉडी की, तो उसमें हेडिंग सब हेडिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप अति ज़्यादा हेडिंग सब हेडिंग करेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो एक मॉडरेट रखिएगा, है ना, कम ही यूज़ करें तो ठीक है। देन सेकंड थिंग कि मेन बॉडी में कई लोग पूछते हैं कि ये फ्लो चार्ट और डायग्राम यूज़ करते हैं कि नहीं यूज़ करने, जब तक कि एकदम अटमोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं हो। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हो गई तो आप इंडिया का मैप बना के तो वहाँ पे बताओगे ना कि भाई पंजाब हरियाणा में ग्रीन रिवॉल्यूशन है, और ये जो बिहार वगैरह में ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं है, वहाँ पे एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन या सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, पानी का प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो कि कहाँ पे जब वाटर का ज़्यादा स्ट्रेस हो, लेकिन बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है आपका डायग्राम वगैरह। आप डायग्राम के लिए ऐसे नहीं होता, डायग्राम के लिए एथिक्स का पेपर नहीं होता। अच्छा, शुरुआत में जब आपको मैंने बताया था जीएस मस्ट है, तो जीएस मस्ट में आपका एथिक्स का जो पेपर है जीएस 4 का, उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको फिलोसॉफिकल ऐसे में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना हमें फ्लो और कोहेरेंस। फ्लो और कोहेरेंस आपके इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन हर जगह वैलिड है। फ्लो और कोहेरेंस का क्या मतलब है? फ्लो का मतलब क्या होता है, जब एक आप सेंटेंस पढ़े, उसके अगला जो सेंटेंस आए तो सेंस बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि माई नेम इज़ अभिनव, आई लिव इन दिल्ली, और मैं ये बोल रहा हूँ कि माई नेम इज़ अभिनव, और पानी में जो है मछली होती है, तो इसमें दूसरे वाले में कोई फ्लो नहीं था। तो ये फ्लो मेंटेन करना होता है, सेंस बनना चाहिए। ओके, और वो सेंस जो है पैराग्राफ के अंदर भी बनना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंट्रा पैराग्राफ सेंस बनना, कोहेरेंस फ्लो होना, और वो इंटर पैराग्राफ फ्लो भी होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मैं पहले पैराग्राफ में बात करूँगा अपने बचपन की, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जवानी की बात करूँगा, न कि मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में बोलूँगा कि मैं बूढ़ा हो गया सीधा। ऐसे जंप नहीं करोगे आप, है ना। तो इसको फ्लो बोलते हैं। तो फ्लो मेंटेन करने के लिए कई चीज़ें की जाती हैं, आपको कनेक्टर यूज़ करने होते हैं। जैसे कि इंडिया इज ए डेवलप्ड कंट्री, एक सेंटेंस है, नेक्स्ट में मैं यूज़ करूँगा बट स्टिल इंडिया सफर्स फ्रॉम इनइक्वालिटी, बट लाइक लाइकवाइज परहैप्स, ये सारे चीज़ें जो हैं आपके कनेक्टर्स हैं, है ना। सो भी है, इनफैक्ट फॉर एग्जाम्पल भी है। ये सारी चीज़ें आपके कनेक्टर से आपको यूज़ करके कोहेरेंस में फ्लो मेंटेन करनी होती है। कोहेरेंस क्या होता है कि अगर आप कोई पैराग्राफ लिखें तो पूरा पैराग्राफ मिला जुला के एक चीज़ के प्रति इंडिकेट करे, कोहेरेंट हो, एक टॉपिक डिस्कस हो। पूरे ऐसे को आपको लगभग 20 पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखना चाहिए, लेकिन ये सारे 20 पॉइंट्स आप जैसे एक पेज में लिखोगे तो 2 पॉइंट लिखोगे, राइट। 2 पॉइंट लिखोगे एक पेज में, ताकि 10 पेज में आप 10, साढ़े 10, 11 के आसपास पेज मिलता है, तो उसमें आप ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स कवर कर पाओगे। तो हर पेज में लगभग 2 पॉइंट बनेगा। तो ये जो आप पहला पैराग्राफ लिख रहे हो, 2 पैराग्राफ बनेगा, जो दूसरा पैराग्राफ लिख रहे हो, इस पैराग्राफ के सारे सेंटेंसेज में भी कोहेरेंस होनी चाहिए, और ये जो 2 पैराग्राफ हैं, टोटल जो 20 पैराग्राफ है, उनके अंदर भी मिला जुला के ऐसे के प्रति कोहेरेंस होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे का सिलेबस से लिखा हुआ है कि आपका कंसाइज होना चाहिए और जो पूछा गया उसके बारे में होना चाहिए। तो आप कुछ भी नहीं लिखोगे, बहुत ज़्यादा डाइवर्ट मत होइएगा, और इसीलिए फिलोसॉफिकल ऐसे थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि कई बार लोग बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर जाते हैं। तो ये होता है फ्लो एंड कोहेरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है वोकैबुलरी, ग्रामर, लैंग्वेज। देखिए, आपको कोई बहुत खास वोकैबुलरी यूज़ नहीं करनी है, आपको यहाँ पे जार्गन्स अवॉइड करने हैं। ईजी रीड होना चाहिए, एनसीईआरटी की लैंग्वेज होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, सेंस बने। बहुत हैवी वर्ड यूज़ करिएगा तो आपको माना जाएगा कि आप दिखावा कर रहे हैं।
ग्रामर करेक्ट होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ग्रामर करेक्ट होना चाहिए। अगर आप ग्रामर में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करेंगे तो समझाता है कि उससे कि आप मैच्योर नहीं हो अपनी चीज़ में और आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, आप बहुत मिस्टेक करने वाले इंसान हो, तो वो ना करें। लैंग्वेज भी आपकी जो होगी नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज होगी, सेंस बने। आपको एडिटोरियल वाली लैंग्वेज भी डिफिकल्ट नहीं लिखनी है। और ये सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपको पहले जो मटेरियल पढ़ने को बताया था, जो आपको एडिटोरियल पढ़ने के लिए बताया था, वहाँ से डेवलप होता है। इट टेक्स टाइम एंड ये तो आपको टाइम के साथ होगा, प्रैक्टिस के साथ होगा। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज चूजिंग अ टॉपिक। मान लीजिए आपको कोई वहाँ पे आपको पता है सेक्शन ए में 4 ऐसे होते हैं, सेक्शन बी में 4 ऐसे होते हैं, आपको दोनों में से एक एक लिखना होता है। आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं की, पहला जो था वहाँ पे आपने उस पर लिखना शुरू कर दिया पॉइंट बना के, दिस इज रॉन्ग, है ना। चूज ए टॉपिक विच यू फील कंफर्टेबल विद, जहाँ पे आप 15-20 पॉइंट बना सको, जहाँ पे आप मल्टी डायमेंशनल कवरेज कर सको, जहाँ पे आपको स्टोरी एनेक्डोट डाल सको, है ना, जहाँ पे आपको पता है कि आपको टॉपिक पे पकड़ है, वैसा टॉपिक चूज़ करिए। और चूज़ करने के बाद भी उसको 2 बार रीड कर लीजिए कि कहीं आपने जो उसका इंटरप्रिटेशन किया है, कहीं वो बहुत डाइवर्टेड इंटरप्रिटेशन तो नहीं है। देखिए एकदम आप अपने मन से कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते, है ना, कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते फिलोसॉफिकल ऐसे में भी, इस इज नॉट अलाउड। दिस शुड बी वेरी मच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टॉपिक जिसके हिसाब से पूछा गया। 1-2 इंटरप्रिटेशन होते हैं और कई बार अगर आप मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, 2 इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, तो आप 2 के हिसाब से वहाँ पे चीज़ों को एड्रेस करिए, वो मैं बताऊंगा फिलोसॉफिकल में, चिंता मत करिए। तो ये आपको ध्यान देना है कि आप चूज़ करिए जब टॉपिक तो ध्यान से करिए। अच्छा यहीं पे ये भी कि आप जब ऐसे लिखने जाते हैं तो लगभग 15 से 20 मिनट आपको क्या करना होता है, पीछे जो रफ शीट है, ये साधारण चीज़ें फिर से बता दे रहा हूँ, पीछे जो रफ शीट पे है उस पर आपको ऐसे का जिस पे लिखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी के आपके 15-20 पॉइंट, है ना, 15 से 20 पॉइंट, और कंक्लूजन, और उससे रिलेटेड जो अगर को कोट वगैरह याद है, हो सकता है आप अंदर जाके भूल जाओ, सुबह पढ़ के गए हो, तो कोट्स वगैरह आप लिख लो, पेज पलटो और लिखना शुरू करो। बीच में कोई पॉइंट आता है नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये काम करने के बाद 15-20 मिनट बाद ही उसके बाद आप ऐसे लिखना शुरू करिएगा, डायरेक्टली मत शुरू करिएगा। और पहला ऐसे लिख लीजिएगा, उसके बाद ही दूसरे ऐसे के पॉइंट तैयार करिएगा, एक बार में तैयार मत करिएगा, नहीं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग सही से नहीं होगी। वहाँ पे थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि कंक्लूजन में क्लोजर बहुत ज़रूरी है, कि लगे कि हाँ खत्म हो गया। क्लोजर लगाने के लिए आप 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ऐसा क्लोजर होता है कि मान लीजिए पॉइंट्स में लिखते हैं, तो आप लिखते हैं कि फर्स्टली इंडिया शुड डू दिस, फर्स्टली, उसके बाद आप लिखते हो सेकेंडली एंड थर्ड, ऐसे करके क्लोजर कर सकते हो। कोट वगैरह से भी कर सकते हो, आपको बताया पोयम वगैरह डाल के भी क्लोजर कर सकते हो, तो वो क्लोजर के तरीके हैं। एको वाला भी बताया था, ये फर्स्टली सेकेंडली थर्डली वाला मैंने थर्ड वाला आपको बता दिया थोड़ा एक बताने के लिए। बाकी अब देखते हैं फिलोसॉफिकल एसे का क्या करें, यही आपको परेशान करता है ना, फिलोसॉफिकल एसे जो कि आना है और अब आपको लिखना तो पड़ेगा। फिलोसॉफिकल एसे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों का फिलॉसफी ऑप्शनल नहीं है वो कम से कम अपना GS4 बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, बेनिफिट होगा। GS4 में भी मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, एसे में भी बढ़ जाएंगे, तो यहाँ से तो आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। सेकेंड थिंग ये है कि चूजिंग द एसे इन फिलोसॉफिकल एसे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, 2 लाइन वहाँ पे लिखी हुई और आपको समझ में नहीं आ रहा है, 1 लाइन लिखी हुई समझ में नहीं आ रहा, तो फिर उसमें आप जंप मत करिए। आपको लग रहा है कि आप वहाँ पे पॉइंट नहीं बना पाओगे, आपको सेंस नहीं बन रहा है, उसको अवॉइड करिए, ईजी वाला चुनिए। तो और बाकी हम लोग फिलोसॉफिकल एसे में क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फिलोसॉफिकल एसे में सबसे पहले ये है कि इंटरप्रेट करने के बाद जो उसका सेंस बन रहा है उसके हिसाब से आप चीज़ें लेके आगे बढ़ते हो। सबसे अच्छा तरीका तो ये रहेगा, एक सेकेंड, सबसे अच्छा तरीका तो ये रहेगा कि आप कोई एनेक्डोट से बता के फिलोसॉफिकल एसे का सेंस निकाल के वहाँ से शुरुआत करिए। ठीक, आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे आया, चेंज इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ समथिंग, या एंड रिजल्ट इज़ द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। तो इन्होंने बताया कि जैसे तमिलनाडु की गवर्नमेंट में क्या देखा उन्होंने कि बच्चों में माल न्यूट्रिशन हो रहा था, है ना, एजुकेशन की कमी थी, ये सारी चीज़ें गिर रही थी, हेल्थ गिर रही थी, माल न्यूट्रिशन हो रहा था, एजुकेशन की कमी थी। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने काफ़ी पहले जो है मिड डे मील स्कीम जैसा प्रोविज़न ला दिया। तो ये चेंज आया और ये प्रॉब्लम थी, तो उसको उन्होंने शुरू कर दिया वहाँ पे, है ना। क्या लिखा हुआ था वहाँ पे, लिखा हुआ था कि चेंज इज़ नथिंग बट द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग, है ना, चेंज इज़ नथिंग बट द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग। तो ये माल न्यूट्रिशन एजुकेशन की प्रॉब्लम लर्निंग थी, उससे उन्होंने चेंज किया, मिड डे मील लाया, तो यहाँ से उन्होंने शुरू कर दिया, अच्छा इंटरप्रिटेशन कर दिया, एक गवर्नेंस एग्जाम्पल ले लिया। तो ऐसे करके आप शुरुआत करते हो, राइट। उसके बाद आप क्या करते हो, आगे की बॉडी में उसका इलाबोरेशन करते हो, जो आपको सेंस बना ऐसे का, अगर एक से ज़्यादा सेंस बना है तो उसको भी इलाबोरेशन करिए, है ना। इलाबोरेशन करके आप वेरियस एंगल से उसको एक्सप्रेशन दीजिए,
और ये ज़रूरी है कि फ़िलोसॉफिकल एसे में जो आपकी जो एक्सप्रेशन हो वो एक्सप्रेशन काफ़ी क्रिएटिव होनी चाहिए, क्योंकि फ़िलोसॉफिकल एसे देने का मतलब ही है कि थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना चाहिएगा, लेकिन फिर भी आपका जीएस के अराउंड ही रिवॉल्व करिए तो अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा अगर ज्ञान की बातें करने लगेंगे वहाँ पे इवेलुएटर को भी लग रहा है कि यार ये क्या लिख बैठा है, तो ऐसा नहीं है, आपके सिलेबस से ही रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन आपको क्रिएटिविटी के साथ उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। वेरियस एंगल एलाबोरेट करने पड़ेंगे, वेरियस एंगल आपको, वेरियस कॉन्टेक्स्ट का आप एक्सप्लोरेशन करोगे, उस एक्सप्लोरेशन के हिसाब से आप आंसर लिखोगे, और लास्ट में जो नॉर्मल एक कंक्लूजन होता है वो करिए। आप उसमें आप कई सारे सजेशन दे सकते हैं कंक्लूजन में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो, या फ्यूचरिस्टिक आप अपने व्यू दे सकते हैं, और इस तरह से आप फिलोसॉफिकल ऐसे लिखते हैं। बाकी फिलोसॉफिकल ऐसे का बहुत अच्छा तरीका है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए, वहाँ से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि जितना लिखेंगे उतनी आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। देन बहुत लोग ये पूछते हैं कि कोड्स का क्या करें। इसके लिए तो मैं क्या बताऊँ, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल बताया, टॉपर्स के कॉपी बताया, वहाँ से इसके अलावा आप गूगल कर लीजिए, आईएस नेटवर्क वगैरह कई लोग हैं जो फ्री में, सॉम्प वगैरह जो है फ्री में आपको कोर्स दिलवाते हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके कोर्स थोड़े थोड़े याद करिए। और आपका जो कोर्स फॉर यूपीएससी करके हमारा दोस्त का हमारे चैनल भी है, तो वहाँ से भी आप जाके टेलीग्राम पे डेली कोर्स देख सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसके पीछे मेहनत ना करें कि डेली आप कोर्स बैठ के रट रहे हो, एग्जाम के 2 दिन पहले भी चलेगा। नाउ वी आर कमिंग टू ए पॉइंट वेयर वी विल बी डिस्कसिंग फाइनली व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गुड एसे। ओवरऑल एक गुड एसे के क्या कंपोनेंट होते हैं ये मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। गुड एसे में सबसे पहले तो जो आपके व्यूज़ होने चाहिए वो बैलेंस्ड व्यूज़ होने चाहिए, है ना। आपका जो वहाँ पे टोन होना चाहिए वो मॉडरेट होना चाहिए, मतलब एक्सट्रीम टोन मत दिखाइए, बैलेंस्ड व्यूज़ डालिए, किसी के प्रति बायस्ड मत दिखिए बहुत ज़्यादा। लैंग्वेज जो होती है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, इम्पैक्ट डाले लैंग्वेज, राइट, इम्पैक्ट डाले, एक्सप्रेसिव हो, क्रिएटिव हो, ठीक है। देन वो जो ऊपर पॉइंट बताया था फ्लो एंड कोहेरेंस, वो मेंटेन रहेगा। फ्लो एंड कोहेरेंस तो आपको रखना पड़ेगा, कोई उसका उपाय नहीं है। देन इंट्रोडक्शन आपका जो है अच्छा होना चाहिए, कंक्लूजन आपका अच्छा होना चाहिए, आपका जो बॉडी है उसमें वेरियस एस्पेक्ट्स होने चाहिए। बॉडी दैट मीन्स कि मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए, राइट, बॉडी मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। आर्गूमेंट्स जो हों वो आर्गूमेंट्स आपके मेच्योर आर्गूमेंट्स हों, लॉजिकल आर्गूमेंट्स हों, और बताएं कि आप जो है एक विजनरी इंसान हो। तो ये तरीके हैं, और एनालिसिस अच्छा होना चाहिए आपका, आर्गूमेंट्स एनालिसिस, और फाइनली एक बढ़िया सा क्लोजर होना चाहिए हाई क्वालिटी का। तो ये आपके गुड एसे के कंपोनेंट्स होते हैं। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया एसे का। लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप महंगे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं जो अवेलेबल है मार्केट में। हमारा ज्वाइन करने चाहें तो आपको जो सैम्पल अगर देखना है तो वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। आपको उसका स्ट्रक्चर देखना है कि कैसा है तो वो भी टेलीग्राम चैनल पे है। बाकी एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने जो पहला पेपर पोस्ट किया आप उसको यहाँ भी देख सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, ये देखिए, ये हमारा पहला एसे का पेपर, आईएएस कॉरिडोर का एसे पेपर। आपको एक एसे पेपर में हमने 2 एसे दिया जो कि यूपीएससी का स्ट्रक्चर है। सेक्शन ए में 4 ऐसे हैं, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। डेटा एज ए पब्लिक गुड इन इंडिया, सत्यम ने बनाए हैं ये पेपर। इंडो पैसिफिक, वन रीजन मल्टीपल इंटरेस्ट, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। टाइम टू रिविजिट पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, एंड देन अ हेल्थ सिस्टम टू मीट 21st सेंचुरी नीड्स इन इंडिया, ये हैं आपके। और सेक्शन बी में क्या है, एन आर्मी ऑफ प्रिंसिपल्स कैन पेनिट्रेट वेयर एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स कैन नॉट, बी इनटॉलरेंट ऑफ इग्नोरेंस बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलिटरेसी, देयर आर सम थिंग्स यू लर्न बेस्ट इन काम एंड सम इन स्टॉर्म। ये देखिए कितना बढ़िया फिलोसॉफिकल ऐसे डाला है। इफ लिबर्टी मीन्स एनीथिंग एट ऑल इट मीन्स द राइट टू टेल पीपल व्हाट दे डू नॉट वांट टू हियर। तो ये क्वालिटी है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ आप देख लीजिएगा, वो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। अब इसके आगे की चीज़ें जो हैं, गूगल मीट मैंने कनेक्ट कर दिया इसमें। वहाँ पे शुरुआत के लिए मैं आपको बता दूँ समझ के लिए कि जो गूगल मीट है उसमें रोमन बता रहे हैं कि फिलोसॉफिकल ऐसे में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आगे सत्यम कई चीज़ें बताएंगे। लगभग 60 लोग थे, सबने वहाँ पे अपना लिया व्यू। और ये जो सेशन है हमारे ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे वाले में, तो हम उसको रेगुलरली कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे। बाकी पर्सनल हैंड होल्डिंग जितनी हो सके करेंगे। इवैल्यूएशन तो है ही हाई क्वालिटी का। ऑल्सो कॉरिडोर के कई लोगों ने 60-70 लोगों ने मेंस लिखा था जो रिलेटेड है कॉरिडोर से। स्टूडेंट नहीं बोलूँगा, भाई बहन है हमारे सारे। तो उसमें से मैं कोशिश करूँगा कि 20-30 लोग कम से कम आ जाएं, एक गूगल मीट करें और 2020 का जो मेंस हुआ था उसकी फुल एनालिसिस करें। तो वो वीडियो भी जल्दी पोस्ट कर दिया जाएगा। जो लोग बीपीएससी का वेट कर रहे हैं वो वीडियो आज रात में बन जाएगा, कल आपके पास आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का भी उसके पास आ जाएगा उसके बाद, और आपका यूपीएससी का भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अब वीडियो को कंटिन्यू करिए। और यहाँ पे रोमन बता रहे हैं कि फिलोसॉफिकल ऐसे में आप क्या पॉइंट डाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आवाज तो नहीं कट रही है ना? ना ना, नहीं कट विजिबल नहीं है। रहा। विजिबल नहीं नहीं, है सर। विजिबल तो होना भी नहीं है ना। इनको मिस्टर इंडिया बनना। और रोमन भाई, आप करिए ना, आप बताइए थोड़ा, आप शुरू करिए, फिर मैं करता हूँ ऐड। अरे सर ने काफी अच्छा इंट्रोडक्शन मतलब दे दिया कि मतलब पूरा ऑलमोस्ट काफी सारी डायमेंशंस कवर कर ही ली हैं। तो अभी ठीक है, अभी हम डिस्कशन के साथ में इनपुट देते रहेंगे। अच्छा, एक काम करिए ना, ठीक है तो रोमन या सत्यम, आप लोग में से किसी को भी अच्छी कमांड होगी, फिलोसॉफिकल ऐसे का एक बार थोड़ा बता दीजिए अगर बता पाइएगा तो। और उसके बाद क्या कि उस पर क्वेश्चन तो आने वाला है, आई नो। ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ इनपुट है वहाँ पे तो सर बताइए। सर मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ एक बार, मेरे को बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, मेरे को 2 मिनट दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। सर मैं बताता हूँ, मतलब थोड़ा सा इनपुट दे देता हूँ। हम्म फिर मतलब बेसिकली फिलोसफिकल एस्से लिखने के लिए थोड़ा हमें मतलब फैक्चुअल पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे कि हम नॉर्मल फैक्चुअल वाला एस्से लिखते हैं, हम्म। तो इसलिए मतलब GS4 जो पेपर होता है उसका अच्छे से यूज करना चाहिए, मतलब उसमें तो वो उसका काफी स्कोप होता है वहाँ पे यूज करने का। और जैसे कि अगर हम किसी नॉर्मल टॉपिक पे लिखते हैं तो वी यूज लॉट ऑफ कोड्स और मतलब फैक्ट्स यूज करते हैं, काफी नंबर्स यूज करते हैं। तो फिलोसफिकल इससे में हमको थोड़ा मतलब लिटरेरी मतलब ऐसे साइंटिफिक वे में नहीं, मतलब जैसे लिटरेचर होता है ना, उसका लिटरेचर का यूज करना चाहिए, काफी बुक्स का रेफरेंस और बुक्स का रेफरेंस दे दे के, कोई इंसिडेंट का रेफरेंस दे के और कुछ एग्जांपल्स दे दे के हमें चीजें समझानी चाहिए, मतलब ना कि फैक्ट्स दे के। मतलब फैक्ट्स हम थोड़ा बहुत दे सकते हैं बट बिल्कुल ज्यादा फैक्ट नहीं देना चाहिए। एग्जैक्टली। पर किसी बुक या किसी राइटर या किसी के कोर्स और इन सबको लेके इन सबको बेस बना के हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। इसमें एक्सप्लेनेशन पे मतलब काफी अच्छा इम्पैक्ट आता है। आप राइट। किसी चीज को बिल्कुल सटीक चीज को उसके मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड आप बोल दीजिए और फिर उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। और मतलब अभी जैसे ड्रीम्स के बारे में है कोई क्वेश्चन, तो उन सब में मतलब काफी डाइवर्स वे में जा सकते हैं, तो हम इसको मल्टी डायमेंशनल और जो टॉपिक है वो उसको उसी मतलब पर्सपेक्टिव में ना देख के उसको हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव बन जाते हैं उसके। तो अब जैसे कि सिंप्लिसिटी वाला है, तो अब सिंप्लिसिटी ये भी हो सकता है कि एक ह्यूमन है तो उसकी लाइफ कितनी सिंपल है। जैसे गांधी जी थे तो बहुत सिंपल थे लाइफ, है ना। तो एक पर्सनालिटी के बारे में भी सिंप्लिसिटी वाला यूज कर सकते हैं। फिर हम कोई साइंटिफिक इनोवेशन के बारे में भी यूज कर सकते हैं कि मतलब कि जैसे कि आइंस्टाइन का वो जो फॉर्मूला था E=mc², कितना सिंपल सा फॉर्मूला है बट कितना सोफिस्टिकेटेड। तो मतलब एग्जैक्टली। उसको फॉर्मूला के वे में देख लिया, उसको पर्सनालिटी के वे में देख लिया। फिर उसको हम ये भी देख सकते हैं कि कोई इन्वेंशन है, मतलब कंप्यूटर आया था या कोई मोबाइल फोन आया है, तो मतलब कितना सिंपल हो गया चीजें। और मतलब मोबाइल स्मार्टफोन कितना सिंपल है बट कितना सोफिस्टिकेटेड है। तो मतलब इसको अलग अलग एंगल से हम देख सकते हैं, मतलब एक ही कोड को उसी चीज से जैसे ऑब्वियस जो लगता है उस चीज को छोड़ के अलग अलग तरह से हम देख सकते हैं। तो वो चीज हमको मतलब डेवलप करना पड़ेगा। आई थिंक मतलब एक कोड को हम अलग अलग बिल्कुल अलग फ्रेश आउटलुक से देखना होगा। ठीक है। तो आप फिलोसॉफिकल ऐसे में आप लोग ये करेंगे सबसे पहले तो कि देखिए इसके लिए फाउंडेशन होनी ज़रूरत है। लेकिन ये आपका यहाँ पे प्लस पॉइंट भी है, फिलोसॉफिकल ऐसे अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो आपकी GS4 की तैयारी भी अच्छी होगी। यही दोनों सब्जेक्ट जो हैं GS में, मतलब ऑप्शनल के अलावा अगर कोई दो सब्जेक्ट हैं जो आपका रैंक वगैरह सब कुछ डिसाइड करेंगे सिलेक्शन, तो आपका ऐसे होता है और आपका एथिक्स होता है। तो इन दोनों की तैयारी थोड़ी फिलोसॉफिकल ऐसे करने के चक्कर में साथ साथ की जा सकती है। सेकंड, थोड़ा बहुत आपको तो देखिए नॉन फिक्शन वगैरह पढ़ना पड़ेगा। आप एकदम बिल्कुल बोलेंगे कि मैं बिल्कुल साइंस का हूँ, साइंस भी फिलॉसफी है एक लेवल पे, लेकिन आप मतलब उस डीप लेवल पे नहीं जाते हो, फैक्ट्स पे रहते हो जैसा रोमन बता रहे हैं। तो एकदम फैक्ट्स पे रहने से काम नहीं चलेगा। दैट बीइंग सेड, इन्होंने अनुदीप दुरी शेट्टी ने जो एग्जाम्पल दिया था अपने बुक में, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ऐसे का टॉपिक जैसे था, चेंज इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग। अब ये फिलोसॉफिकल ऐसे है, सारी लर्निंग का अंत जो है वो चेंज से होता है, ठीक। लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसे में आप एनेक्डोट यूज़ कर सकते हो। एनेक्डोट मतलब कोई ऐसी घटना जो हुई है जो आपको याद है, और वो ऐसी घटना होनी चाहिए जो कि सबको पता हो। आप अपने साइड के गांव की घटना नहीं निकाल के डालेंगे, वो स्टोरी होती है। तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 1980s में उन्होंने देखा कि लोग जो बच्चे जो थे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी पहले मिड डे मील जैसी स्कीम लेकर आए थे। तो फाइनली एक वहाँ पे चेंज हुआ, है ना।
लर्निंग हुई। उसके बाद से उनके स्कूल में एडमिशन्स वगैरह बढ़ गए, जो बच्चों का जो माल न्यूट्रिशन वगैरह था वो सारा कम हो गया, ड्रॉप आउट रेशियो गिर गया। तो एक ये एनेक्डोट वगैरह ऐसे चल करके आप शुरुआत कर सकते हो, तो एक पैराग्राफ तो इसी में लग जाएगा। फिर वो बोलते हैं कि आप उसको इलेबोरेट करिए, है ना, एक्सप्लेन करिए, उस टॉपिक में जाइए, और जब चूज़ करेंगे तो थोड़ा जो आपको कंफर्टेबल लगे वो करिए। सेकेंड थिंग कि प्लीज़ फिलोसॉफिकल ऐसे में 2 मिनट दे के उसका सही एक बार मीनिंग डिराइव करने की कोशिश करिए। देखिए कोई भी मीनिंग परफेक्ट नहीं है, इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, लेकिन एकदम अगर हट गया बिल्कुल और एग्जामिनर को लग रहा है कि यार ये तो मतलब कुछ और ही डायरेक्शन में चला गया, तो फिर गलत हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी कुछ आगे ऐड करना होगा तो वो भी आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बुक रीडिंग, ये जो बता रहे हैं रोमन जैसे कि GS4 की तैयारी जैसे, इन चीज़ों को तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। मैं थोड़ा बता हाँ देता हूँ सर, जो सत्यम मेरे बता को दीजिए थोड़ा पहले। आइडिया है हाँ सबसे हाँ। पहले। देखिए, सबसे पहले हम हमेशा बोलते हैं कि यूपीएससी की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो यूपीएससी का सिलेबस है। तो आप जब भी देखते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं, मेंस का देखते हैं, बहुत डिटेल्ड सिलेबस है। लेकिन एसए का भी एक सिलेबस है। यूपीएससी ने एक लाइन एसए के लिए भी दी है। वहाँ पे यूपीएससी ने क्या लिखा है, सबसे पहले तो ये बोला है कि कैंडिडेट्स जो है वो मल्टीपल टॉपिक्स पे एसए लिखेंगे, तो वो बात ठीक है, हमारे पास 2 टॉपिक होते हैं एसए लिखने के लिए। उसके बाद यूपीएससी ने एक लाइन बोली है, दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द essay, टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression. देखिए यही पूरा सार है एसए की प्रिपरेशन का। दिस इज द एसेंस ऑफ प्रिपेयरिंग योर एसए। सबसे पहली लाइन में यूपीएससी ने बोला देयर विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसए। जो एसए का आपको टॉपिक मिला है, आपको सबसे पहली चीज ये इंश्योर करनी है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो वेग ना हो, वो उससे हटके ना हो। क्योंकि अगर कहीं भी एग्जामिनर को ये लगा कि आप उससे अलग चले गए हैं, तो वहीं आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूपीएससी ने सबसे पहली लाइन में बताई है, यू विल हैव टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे। फिर दूसरा क्या बताया, टू अरेंज योर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन, यानी कि फ्लो, जिसकी सर बात कर रहे थे, ऑर्डरली फैशन, एक एक से दूसरा डिराइव होते हुए लगना चाहिए। जब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं हिंदू में, या फिर हम योजना पढ़ते हैं कभी, या फिर बुक भी पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई स्टोरी, जो अच्छे अच्छे स्टोरी राइटर्स हैं, तो कभी भी हमें ऐसा नहीं लगता ना कि ये वाला कहाँ से आ गया यार, ये वाला पैराग्राफ, कभी नहीं लगता, हमें एक इंटरेस्ट बना रहता है। तो दिस इज बिकॉज दे हैव अरेंज्ड इट इन अ ऑर्डरली फैशन। और तीसरा क्या है, टू राइट कंसाइजली, है ना। ऐसा नहीं कि आपने एक डायमेंशन उठाया और आप उसी पे पूरा ऐसे खत्म कर दिया आपने। कंसाइज लिखिए एक डायमेंशन को, क्योंकि आपको बाकी डायमेंशन भी उसमें एक्सप्लोर करने हैं। तो ये 3 चीजें यूपीएससी अपने सिलेबस में बोलता है, और यही एसए का सबसे मेन एसेंस है। इसके बाद जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एसए का टॉपिक। तो जब भी आपको टॉपिक मिले, हर टॉपर ये चीज बोलते हैं, सर ने भी बताई अभी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ऐसे लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ब्रेन कितनी अच्छे से करते हैं। देखिए, आप 5 एसेज लिखेंगे, 6 लिख के देखेंगे, 10 एसेज लिख के देखेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी डायमेंशंस पे लिख पाते हैं, आप कितने डायमेंशंस को सोच पाते हैं। मान लीजिए एक सबसे पहला टॉपिक इस बार वो था, द ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमैनिटी इज नॉट इन, नहीं सॉरी, बीइंग ह्यूमन वाला जो सबसे पहला, 1 मिनट, ऐसे का टॉपिक था। Journey हाँ, is लाइफ like लाइफ Life is a long journey. जी yeah, जी, yeah, yeah. इट्स अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। अब देखिए, इसमें आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कीवर्ड्स का ध्यान रखना है ना। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, एक तो जैसे लॉन्ग जर्नी है ना। हम ज्यादातर जितने भी मैंने देखा बहुत एस्पायरेंट्स को लिखते हुए, दे वर फोकस्ड ऑन 2 थिंग्स, ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। सिर्फ उतना नहीं है ऐसे, द ऐसे टॉक, ऐसे में 2-3 वर्ड्स और हैं। इट सेज कि इट इज अ जर्नी, इट इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन दीज 2 थिंग्स। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, अपने ऐसे को एक ह्यूमन बीइंग और एक बीइंग ह्यूमन की साइड देके छोड़ रहे हैं। सिर्फ उतना नहीं है ऐसे, इट इज टॉकिंग अबाउट अ जर्नी, अ लॉन्ग जर्नी। तो आपको वो चीजें भूलनी नहीं है जब आप अपना ऐसे लिख रहे हैं, कि आपने टॉपिक के हर वर्ड को, देखिए ऐसे का टॉपिक वैसे बहुत छोटा सा होता है, तो आपको ये देखना है कि हर एक वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको अच्छे से डाइसेक्ट करना है, उस पर सोचना है कि अच्छा ये वर्ड यहाँ पे आया तो क्यों आया है। और फिर आपको उसको आगे डायमेंशंस में एक्सप्लोर करना है। आप अब अपने डायमेंशंस को वाइल्ड जाने दीजिए स्टार्टिंग में, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे बैठ के मेन से पहले, तो उसको जितना वाइल्ड जा सकता है जाने दीजिए। सोचिए कि अच्छा कितना हो सकता है, कितने क्वेश्चंस में इससे निकाल सकता हूँ, थिंक ऑफ दोज थिंग्स। तो इससे आपको डायमेंशन जनरेट करने आएंगे किसी भी टॉपिक के बारे में। अब बहुत लोगों को एक ये डाउट रहता है कि यार फिलोसॉफिकल एस्से आ गया तो हम कैसे लिखेंगे। फिलोसॉफिकल एस्से का सबसे बड़ा फोबिया है एस्से राइटिंग में, क्योंकि जीएस आप पढ़ते आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पे आ गया लिख देंगे, बॉर्डर टेररिज्म पे आ गया लिख देंगे, वोटर इश्यूज पे आ गया लिख देंगे, क्योंकि पढ़ते आ रहे हैं। हर एक स्टेट के बारे में एक बता देंगे कि यहाँ पे कौन सा रिवर वाटर डिस्प्यूट है, और लिखते जाएंगे। लेकिन फिलोसॉफिकल एस्सेज का बहुत ज्यादा डर होता है कि क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे। तो देखिए, सही नहीं है डर, ऐसा कुछ है नहीं इसमें।
फिलोसफिकल एसेज को आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिलोसफिकल ही लिखना होता है उसमें। 10 पन्ने 11 पन्ने आपके कोई फिलोसफिकल क्यों मतलब पढ़ के कोई ऐसा वो नहीं है कि वो यही चाहते हैं कि आप बस फिलोसफिकल लिखें। देखिए फिलोसोफर तो आपको बना नहीं रहे हैं, पेपर हो रहा है आपके एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए। और जितनी भी कोटेशंस यूपीएससी देता है, मान लीजिए वो चेंज के ऊपर दी, चेंज इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग, या फिर जर्नी फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन दी, ये क्यों दे रहा है यूपीएससी टॉपिक्स ऐसे? उसे तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए चुनना है ना, लोगों को पुलिस सर्विसेज के लिए चुनना है, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए चुनना है। तो ऐसे फिलोसफिकल टॉपिक्स क्यों दे रहा है वो? तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, हमें जो अपने टॉपिक्स लिखने हैं ये क्लोज रखने हैं इन सब चीज़ों के। हमें वाइड इसको अपने डायमेंशन को वाइड करना है इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, सोशोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सब चीज़ें, ये सब डायमेंशन ही हैं जो आपको फिलोसफी में भी लिखने हैं। दीज आर इक्वली रिलेवेंट इन जीएस एज वेल एज फिलोसफी। फिलोसफी का ऐसे सिर्फ फिलोसफिकल नहीं होगा, आपको थिंकर नहीं बनना है, फिलोसोफर नहीं बनना है, पेपर आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही है। इसीलिए बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की भी जरूरत नहीं होती है इससे में। मैं हमेशा एक गौरव अग्रवाल सर का एग्जांपल देता हूँ, नहीं सॉरी अक्षत जैन सर का, कि वो अपने पहले अटेम्प्ट में उनके एस्से में कुछ इस तरीके के मार्क्स आए थे 51-61 के आसपास, और जबकि उन्हें लगा था कि मैं बहुत अच्छा ऐसे लिख के आया हूँ। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक्स के किसी टॉपिक पे ऐसे लिखा है, और तब ऐसे हुआ करता था वो 250 मार्क्स का सिंगल ऐसे, और वो पूरा उसमें टेक्निकल चीजें भर आए। तो आप अपने ऑप्शनल पे भी अगर ऐसे लिख रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले पे भी, तो ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ उस तक लिमिट होकर रहना है, नहीं, उसका एक ही पैराग्राफ आएगा, बाकी पैराग्राफ अलग डायमेंशन से ही निकालेंगे आप। तो ये ऐसे राइटिंग में ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो ध्यान रखने बड़े जरूरी है, नहीं तो वो एक छोटी सी मिस्टेक हो ही जाती है फिर कहीं ना कहीं। वो ठीक है, राइटिंग से ही आएगा, लिखते रहिए, जितना लिखेंगे उतना ही वो होगा। हम आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन ऐसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये करते रहिए। और मेरी तरफ से तो यही है। हाँ, एक मेरे को वो और बताना था। ये तो सर ने बता ही दिया कि आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ऐसे कि कंटेंट कहाँ से आएगा, जीएस से, ऑप्शनल से, थोड़ा फिक्शनल पढ़ने से। आपने बचपन में कहानियां सुनी है, रामायण महाभारत सुनी है, हर जगह से ऐसे का कंटेंट आता है, उसको ऑर्गेनाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है बस। और फिर हमेशा सर ने बताया था कि आप टॉपिक कौन सा चूज कर सकते हैं, जिस टॉपिक पे आप 15 से 20 डायमेंशन सोच सकें, ऐसे टॉपिक्स चूज करिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे पेपर में बैठे हो सारे सारे टॉपिक्स पे सोचें कि कितने डायमेंशन आ रहे हैं, ऑफ कोर्स नॉट, इतना टाइम नहीं है आपके पास। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक वेग आइडिया होगा कि अच्छा हाँ, इस चीज़ के अराउंड अगर ऐसे आ गया तो मैं लिख लूंगा, 15-20 डायमेंशन आ जाएंगे। जैसे एक ऐसे विमेन के ऊपर आता ही है, चाहे वो पेट्रियार्की के ऊपर आए, चाहे वो वुमेन के ऊपर आए, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आए, तो अगर आपने उसकी डायमेंशंस प्रिपेयर की हैं, उस पर 2 एसेज लिख के देखे हैं, 3 एसेज लिख के देखे हैं, तो आपको उसका एक फेयर आइडिया रहेगा। और हाँ, एक ये होता है कि जैसे मान लीजिए 1.5 घंटे आपको एक ऐसे को देने हैं, तो उसमें से आप लगभग 25 से 30 मिनट पहले इस चीज़ के लिए दे सकते हैं। पहले 5-7 मिनट में आप टॉपिक चूज कर सकते हैं, फिर 20-22 मिनट में आप अपना एक फ्रेमवर्क उसका तैयार कर सकते हैं, और फिर आप 1 घंटा 5 मिनट में आराम से आप राइटिंग उसकी कर सकते हैं। देखिए एक बात याद रखिए, अगर आप वर्ड्स के हिसाब से देखेंगे ना, तो आपको सबसे कम वर्ड्स एसए के पेपर में ही लिखने होते हैं। जीएस के पेपर में आपको अराउंड 4000 वर्ड्स सही लिखने बात। होते हैं, जबकि आपको एसए के पेपर में सिर्फ 2400 वर्ड्स लिखने होते हैं, विच इज नॉट इवन 60% ऑफ व्हाट यू हैव टू राइट इन जीएस। तो उसका मतलब टाइम बहुत है आपके पास। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ब्रेन स्टॉर्मिंग है, उस पर टाइम देना इसीलिए जरूरी है। और बाकी ये सर ने बता ही दिया है, इंट्रो आपको 100 से 120 वर्ड्स का रखना है, 100 से 1200 के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो 10% लगभग इंट्रो, फिर बॉडी आपकी 700 से 800 वर्ड्स में आ जाएगी, और कंक्लूजन फिर 2 होते हैं, एक पेनल्टीमेट कंक्लूजन होता है, एक अल्टीमेट कंक्लूजन होता है। तो पेनल्टीमेट कंक्लूजन होता है जहाँ पे आप लगभग 200-250 वर्ड्स देंगे, और फिर एक हाई पिच पे आप अपने एस्से को हमेशा एंड करते हैं, एक काफी इमोशनल पिच पे, एक हाई पिच पे आप अपने एस्से को एंड करते हैं, वहाँ पे आप 30 से 50 वर्ड से एक पैराग्राफ डाल सकते हैं। तो ये एक बेसिक वर्ड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की बात है। बाकी कुछ आएगा, बाकी कुछ आपके डाउट्स हैं तो अब आप पूछ सकते हैं। सर भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसमें। सुनील गौड़ा, अगर आप कनेक्टिविटी के बारे में पूछ रहे हैं, नेट कनेक्टिविटी यहाँ पे कैसे बोलना है, तो वो तो आप माइक ऑन कर लीजिए। और अगर आप ऐसे के कनेक्टिविटी के बारे में पूछ रहे हैं तो सिंपल है, आप जैसे वर्ड यूज़ करते हैं ना, जैसे आपको कोई कॉन्ट्रास्ट करना है तो ब्रिंग, बट, हाउएवर ऐसे यूज़ करते हो। लाइकनेस यूज़ करनी है तो लाइक, अलाइक ऐसे करके सेंटेंसेस बनाते हो। यही कनेक्टिविटी होती है, यही पैराग्राफ में चलती है, यही सेंटेंस के बीच में चलती है। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस वही कोहेरेंस होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि आई टॉप दिस एग्जाम, है ना, तो नेक्स्ट सेंटेंस शुड बी माई रीजन्स टू टॉप दिस एग्जाम, और मे बी व्हाट आई फेल्ट आफ्टर टॉपिंग दिस एग्जाम, समथिंग लाइक दैट। तो ये होता है कोहेरेंस और कनेक्टिविटी। आप वर्ड वगैरह यूज़ करते हो, लिस्ट भी होती है इसकी बुक में दिया हुआ, जैसे कि
मान लीजिए अगर आपको एग्जाम्पल ऐड करना अगले सेंटेंस में, तो फॉर इंस्टांस, नेमली, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर सकते हो। रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है तो आफ्टर, बिफोर, करेंटली, है ना, इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। सीक्वेंस भी होता है, फर्स्ट, कई बता तो ना भाई, कई बार कंटेंट में कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तो फर्स्ट लिखते हो। अच्छा, हेडिंग सब हेडिंग का सत्य में एक बार बता दीजिए क्या करना है। सर जितना भी मैंने अभी तक समझा है, मैंने यही समझा है कि 2 से 3 हेडिंग्स आप अपने एसेज में डाल सकते हैं। मतलब सब हेडिंग्स तो मत डालिए। जैसे हम्म। मान लीजिए ये टॉपिक है कि जो इस बार आया था, ये लॉन्ग जर्नी, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। हम्म। तो आप इसमें 2-3 हेडिंग्स बना सकते हैं कि जैसे एक आपने बना दी इस चीज के ऊपर कि हाँ ये जर्नी है, एक बना दी कि नहीं सिर्फ मान लीजिए सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका दूसरा साइड भी है। तो इस तरीके से आप अगर 1-2 हेडिंग्स डालते हैं ना, 2 से 3 हेडिंग्स बहुत ज्यादा बहुत होती हैं। मतलब ऑब्वियसली ये वाली तो नहीं डालनी है, इंट्रो कंक्लूजन ये तो नहीं डालनी है। मेजर हेडिंग्स जिसमें आपने अपने एस्से के पर्सपेक्टिव्स बदले हैं। देखिए एस्से एस्से में पर्सपेक्टिव्स होते हैं। जैसे मान लीजिए यही है कि लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। तो ये एक पर्सपेक्टिव है ना, जो आपको एग्जामिनर ने दे दिया, जो आपको यूपीएससी ने दे दिया। इसका सेकंड पर्सपेक्टिव भी तो हो सकता है कि नहीं सिर्फ इतनी ही नहीं होती है लाइफ। लाइफ इज नॉट जस्ट दिस। मैं सिर्फ एक मतलब ऐसे बता रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल लेके। हम्म। कोई ये मैं वो नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है। तो उसका जब अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं इससे का, जब उसको फ्लिप करते हैं, तो आप हेडिंग्स यूज कर सकते हैं। Sunil Gowda, you have asked again that essay is 1500 वर्ड्स। नो, इट इज़ 1200 वर्ड्स। और आपने ये पूछा है कि 12 से 15 पेजेस नहीं, आपको पहले तो ऐसे का पैटर्न देखना सुनील गौड़ा, थोड़े रिसर्च खुद करने होते हैं। 12 से 15 पेजेस नहीं होते, मेरे हिसाब से 10 या 11 पेज होते हैं जहाँ तक मुझे याद है। और उससे लेस लिखिएगा तो अब देखिए 100-150 वर्ड कम लिख दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1000 वर्ड की जगह 600 में लिख कर आते हैं तो चांसेस हैं, क्योंकि आप पॉइंट्स ही नहीं कवर कर पाओगे। 600 वर्ड में क्या होता है, 300 वर्ड का तो कंपलसरी पेपर आ जाता है ना। तो उस हिसाब से सोच के देखिए। और कोटेशन से शुरू करना है कि नहीं है, दैट यू हैव आस्क्ड, नो, नॉट नेसेसरी। इनफैक्ट नाउ द गुड इनोवेटिव पीपल आर राइटिंग नॉट विद द कोटेशन, दे आर स्टार्टिंग इन अ डिफरेंट वे विद अ स्टोरी, एनेक्डोट्स और समथिंग लाइक दैट। कुछ लोग पोएट्री से शुरू कर देते हैं। तो वो है, मतलब वो उन चीज़ों को करने के लिए थोड़ा हिम्मत भी चाहिए और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। पहले से इवेलुएशन टेस्ट सीरीज वगैरह करके जब पता हो कि आपके स्टोरेज, आपके पोएट्री या आपके कोटेशन सही चल रहे हैं, तभी करिए, है ना। एक बार अपने आप को टेस्ट करवा लीजिए। तो ये नेसेसरी नहीं है कोट से स्टार्ट करना, है ना। बल्कि आप कुछ से भी ना स्टार्ट करें तो भी तो मार्क्स मिलेंगे। वो नेसेसरी तो कुछ भी नहीं है, देर इज़ नो मैंडेटरी थिंग। एंड शुड वी प्रिपेयर, नीति ने पूछा, टॉपिक्स इन एडवांस लाइक टेक्नोलॉजी, वीमेन एटसेट्रा, ओनली जीएस कंटेंट विल हेल्प। See, once we start giving you the test series for this, the topics, these issues like technology, women, etc. will be covered, and whatever topics you can collect, that is fine. Content you can collect, that is fine. Extra points will be given through the evaluation also. बाकी अगर आप देखना चाहें तो ये विजन का अभी का वैल्यू एडेड में उन्होंने फ्री यूपीसी मटेरियल पे डाला हुआ, विजन अपनी वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीमेन टेक्नोलॉजी जैसे उन्होंने कंटेंट कवर किया और वहाँ पे उनके कोड्स भी हैं डिफरेंट टॉपिक पे, और उसके हिसाब से कंटेंट भी है। तो आप उसको चाहें तो एक बार कलेक्ट कर लें। मेरे हिसाब से 8-10 टॉपिक पे दिया हुआ है जो काफ़ी जनरल हैं और आने के चांसेस रहते हैं। वीमेन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, ऐसी चीज़ें। इस दिस टाइप ऑफ सेशन विल अरेंज आफ्टर एवरी टेस्ट। निकुंज, वी कैनॉट से अबाउट दैट राइट नाउ, डिपेंड्स ऑन द अर्जेंसी और डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑल्सो। सत्यम का भी अब एग्ज़ाम आ रहा है, तो लेकिन इतना है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप हमेशा चैट कर सकते हो, चीज़ें पूछ सकते हो, मैसेज आप हमेशा कर सकते हो। जहाँ तक पॉसिबल होगा सेशन कराएंगे, हमें भी मिलकर अच्छा लगता है यार। ठीक है, दैट्स ऑल। अब आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो बिल्कुल फ्री होके पूछिए। हेलो सर। हाँ जी रवि। हाँ सर, एक्चुअली ना मुझे ऐसे में मतलब अभी इस बार जो ऐसे आया था, ये जो शिप वाला टॉपिक आया था इस बार, शिप डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप सिंक्स बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट इनटू देम। तो मतलब मैंने अब खुद को चैलेंज करने के लिए ऐसे लिया था, मैंने कहा चलो इस पे लिख के देखते हैं कि मतलब लिखा क्या जा सकता है। तो एक्चुअली ना मतलब मुझे समझ नहीं आया कि अगर ऐसा टॉपिक आया तो इंटरप्रिटेशन कैसे निकाली जाए। मतलब अगर मतलब उसके इंटरप्रिटेशन नहीं समझ में आ रहा है, एक्चुअली मुझे कैसे ये निकल, बात आप है। बताइए आपने क्या इंटरप्रिटेशन किया जब आपने लिखा तो। सर जब मैंने मतलब मेनली तो मैंने, अगर मैं थोड़ा सा बता सकूं, थोड़ा सा मतलब मैंने कैसे स्टार्ट करा, मैंने क्या लिखा वो मैं बता सकता हूँ थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा बताइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है सर, जैसे मतलब मैंने डायरेक्ट स्टार्ट करा ऐसे, इट इज नो लेस आइडियल टू से दैट शिप नीड वाटर टू फ्लो, बट द सेम वाटर विच सपोर्ट द शिप कैन कॉज डिस्ट्रक्शन एंड सिंक द शिप इफ इट सीप इन इट। मतलब एक तरीके से मतलब एक जो मुझे छोटा सा ब्रॉड सा समझ में आया कि जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढाई टाइप, लंका हम्म। ढाई वाली टाइप बात है। तो मुझे वैसा ही कुछ लगा
तो सर अब जैसे मैंने ना फिर इसमें एक एनेक्डोट दे के एग्जांपल, मतलब एक कहानी से स्टार्ट करा था, उसके बाद जस्ट इस पैराग्राफ के हाँ, बाद तो ये कि मैं समझ गया, आपका इंटरप्रिटेशन तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही हो गया है ना, हाँ जो जी, आपने बताया कहावत वाली बात। देखिए, हाँ इंटरप्रिटेशन जी तो सर, अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन इसका मेरे हिसाब से जो इंटरप्रिटेशन था वो ये था कि बाहर में कितनी भी प्रॉब्लम हो, लाइक आप एक करप्ट एनवायरनमेंट में भी रह रहे हैं, तो आप अपना काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप खुद ही करप्ट ना हो जाए, है ना। उन वैल्यूज़ को जब तक आप इम्बाइब नहीं करेंगे तब तक ओके आप बचे रहेंगे, प्योर रहेंगे। मेरे हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन है। और मैं पूछना चाहूँगा रोमन और आ, अपने भाई से सत्यम से कि भाई वो भी बताएं कि उनका क्या इंटरप्रिटेशन है, तो थोड़ा एक जनरल आइडिया लगेगा। हाँ, ये सही रहेगा सर। रोमन भाई बताएंगे पहले। रोमन गए भाई, क्या रोमन? लाइट वाइट बंद कर। सत्यम भाई आप बोलिए, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। हाँ, सो गए थे। देखिए सर ने बिल्कुल सही कहा है। जो आपने टॉपिक इंटरप्रेट किया है वो मेरे हिसाब से तो सही नहीं किया है। कि जो वो बात है कि विभीषण वाली घर का भी दिल लंका हाँ ढाए, हाँ वो यहाँ पे वो इस वो चीज का थोड़ा इंटरप्रिटेशन थोड़ा नहीं किया। लोअर इंटरप्रिटेशन हो गया, आप समझ रहे हैं ना। हाँ जी हाँ सर, हाँ जी हाँ। सर। हम्म। देखिए देखिए, इसमें एक चीज समझिए कि जो ये जैसे ये कोट्स हैं, तो ये जो कोट होती है ना, ये किसी स्पेसिफिक रेफरेंस में कही जाती हैं। तो अगर वो रेफरेंस आपने कभी भी पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा है, तो फिर बहुत आराम से आप उस चीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ा इंटरप्रिटेशन आपको अपना ब्रॉड बनाना पड़ेगा, थोड़ा उसको डाइवर्स बनाना पड़ेगा। वो तभी होगा यस जब सर, आप थोड़ा एक्स्ट्रा रीडिंग करते हैं। जैसे यस सर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एसए को प्रैक्टिस करने से पहले थोड़े एसेज पढ़ के देखिए। बहुत सारे हाँ एसेज जी सर। अवेलेबल हैं। टॉपर्स के एसेज अवेलेबल है, विजन की साइट पे भरे पड़े हैं। एसेज पढ़ के देखिए। 250 नंबर का पेपर है, जितना जीएस के लिए पढ़ते हैं उसके 10% भी एसए के लिए पढ़ लेंगे तो वैसे उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ओके ओके सर। ये जो सर ने जो इंटरप्रिटेशन बताया वही इंटरप्रिटेशन मेरा है। कि जैसे मान लीजिए नेगेटिविटी है और आप नेगेटिविटी में बैठे हैं, और यस सर, अगर आप अपने अंदर उस नेगेटिविटी को सीप इन नहीं होने दे रहे हैं, तो यस आप सर, यस सर, उस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। प्रॉब्लम यस। प्रॉब्लम एक प्रॉब्लमेटिक एनवायरनमेंट में तो सब हैं, लेकिन डील करने के लिए उस प्रॉब्लम से मतलब उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ हमें देखना है। उसको प्रॉब्लम आपके अंदर सीप इन नहीं कर जानी चाहिए, नहीं तो फिर सिर्फ आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच हो जाएगा। यस सर। ओके सर। और देखिए ओके इस टॉपिक में मैं जब सोच रहा था तो मैंने एक अलग वो सोचा था कि जैसे मान लीजिए ये है कि ships do not sink because of the water around them, but it sinks because of the water that get into them. तो देखिए इसको दो तीन डायमेंशंस पे और सोच के देखिए। ships sail because of the water around them. सिंक करने की तो बात ही नहीं है। शिप्स सेल ही इसलिए करते हैं जो उनके अराउंड वाटर है। यस सर, यही सर मैंने अपनी तो पहली लाइन में जो मतलब यही लिखा था मैंने। वो होता है कि जैसे वो कहते हैं ना कि जब दुविधा आती है तो ही जो वीर है वो सामने आ पाते हैं। जो तो वो वाली चीज है कि शिप सेल बिकॉज ऑफ द वाटर अराउंड देम। फिर दूसरी बात हाँ है जी। कि अगर मान लीजिए शिप के अंदर वाटर घुस भी जाता है तो क्या वो सिर्फ उसी चीज से सिंक करता है? अगर टाइम से उसको निकाल दिया जाए, उसको रिपेयर कर दिया जाए तो भी तो ठीक हो सकता है। लेकिन कैप्टन यस की सर, लापरवाही हो जाती है, वो सही से इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है, तो इन चीजों की वजह से भी शिप सिंक करता है हमारा। तो आपको यस वो सर, डायमेंशंस भी उसमें एक्सप्लोर करने हैं कि यस। अगर नेगेटिविटी सीप इन कर भी गई है, मेंटल डिस्टर्बेंस हो भी गई है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो भी गई है, तो अब उसके बाद क्या? ओके सिर्फ सर। सिर्फ वी कैन कम बैक फ्रॉम एवरी पॉइंट ना। चाहे हम कितना भी यस लॉस सर, चले यस जाएं सर। अपनी लाइफ में, उससे वापस आ सकते हैं। और ये सिर्फ मैं एक ह्यूमन एंगल दे रहा हूँ इस चीज को। इसको अब आप इकोनॉमी पे लगा के देख सकते हैं। मान लीजिए इकोनॉमी खराब हो गई है, तो वो क्या अब मतलब क्या खराब हो जाएगी, अब तबाही हो जाएगी? नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत खराब खराब इकोनॉमीज को वापस उठा के लाए हैं अच्छे लीडर्स, अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर्स। इंडिया का यस सर। 1991 का एग्जांपल इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर दैट। कोविड का भी ले सकते हैं, कोविड एग्जांपल, मतलब कोविड इसी। एग्जांपल, हाँ बिल्कुल रिसेंट का आ जाएगा। तो यही मैं डायमेंशंस की बात कर रहा था। मेरे सामने डायमेंशंस मैंने सोची तो नहीं है, इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया, लेकिन यही यस सर, यस मतलब सर। अभी जो मेरे ऑन द पॉइंट दिमाग में आई तो मैं वो बता रहा हूँ। तो ये चीजें आप इस तरीके से उसको सोच के देखिए। टॉपिक को सबसे पहले समझिए, 5 मिनट दीजिए, टॉपिक को ही पढ़िए। ओके सर। ओके सर। अच्छा, और यहाँ पे थैंक यू एक और सर। बीच में यहाँ पे इनपुट। मतलब ये हाँ, भी मतलब इसको इस स्टेटमेंट को ही अलग अलग आप तोड़ सकते हैं। मतलब जैसे कि शिप डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर अराउंड देम, तो एंड शिप सिंक्स बिकॉज ऑफ द वाटर दैट गेट्स इनटू। तो वाटर आता भी है तो उसका मतलब अगर थोड़ा बहुत वाटर आया तब भी वो मैटर नहीं करता है। लाइक देयर शुड बी वेरी टू मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक शिप सिंक। ओके, तो यस अगर सर। मतलब थोड़ा बहुत वाटर आता है ना, वो भी एक्चुअली वाटर जब उसके अंदर आता है ना, उसको एक ब्लास्ट वाटर भी बोलते हैं कुछ करके। तो वो क्या रहता है, वो मतलब शिप को स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए भी यूज होता है।
तो वाटर अंदर आना हमेशा खराब नहीं होता है। कई कई बार वो जबरदस्ती लाया जाता है जो जस्ट बिकॉज की शिप स्टेबल रहे। तो उसके लिए हमें ये होना चाहिए कि जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट में आ जाता है, तब वो हमारे पर निगेटिव इम्पैक्ट। तो इसको इस तरह से मतलब आप इसी चीज को मतलब बहुत अलग अलग तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाटर आया भी तो थोड़ा है तो इशू नहीं है, और वाटर आया भी तो क्यों आया, मतलब हमारा या तो शिप इतना कमजोर है कि उसकी वजह से वाटर आ गया, या वाटर का प्रेशर इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से वो आ गया। तो वो दोनों चीजें हैं। तो मतलब ऐसे से आप अलग डायमेंशन में पहले इसको एक्सप्लेन करिए, फिर बाद में आप जैसे वे फॉरवर्ड वगैरह बताएंगे तो उसमें आप बता सकते हैं कि मतलब कैसे हम शिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। शिप एज ए ह्यूमन ले सकते हैं, और वाटर एज ए लाइक डिफिकल्टीज जो हमारी कॉमन लाइफ में हमको मिलती हैं। हाँ एग्जैक्टली जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने ना एक एग्जांपल लिया था इसी एस्से में, जैसे इंडियन मूवमेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल का मैंने एक एग्जांपल लिया था कि जैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो आए तो यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, दे वर जस्ट लाइक अ शिप है। एंड जो भी हमारे वीवर्स थे, जो भी ट्रेडर्स थे, दे वर लाइक वाटर टू देम, जिसपे उनका शिप फ्लोट करता था कि वो हमसे इंपोर्ट करते थे फिर वहां लेके जाते थे। बट धीरे धीरे उन्होंने हमारी पॉलिसी चेंज करी, ये सब करा, तो उससे जो हमारे जो ट्रेडर्स वीवर्स थे उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ, ये सब हुआ। तो एज अ वाटर वो जब उसमें मतलब वो एज अ जो वो लोग जो वाटर थे वही ब्रिटिश शिप को सिंक करने में वो बन गए एज अ वाटर, जैसे जिसपे वो फ्लोट कर रहे थे वही वाटर उनको क्रैश भी कर दिया। मतलब ये ऐसा अच्छा है, सोचा था मैंने। ये अच्छा है, लेकिन इसी को आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि उस समय कोलोनाइजेशन बहुत ज्यादा चल रहा था, ठीक है। तो हाँ जी। जो कोलोनाइजेशन था वो उस समय मतलब पूरा मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड में चल रहा वही। था। हाँ जी हाँ तो जी। वो हम बोल सकते हैं कि वो चीज वाटर थी, और हमारी इंडिया जो है वो शिप था। लेकिन हमने धीरे से अलाउ किया उन लोगों को आने के लिए, तो लाइक वी अलाउड सम वाटर टू कम इन, but slowly that water became too much in amount, they overpowered and like they finally made the sink, like made the ship sink, है ना। उन्होंने पूरी यस इकोनॉमी यस यस। वो कर दी। तो वो ऐसे मतलब थोड़ा तो अलाउड था, वी अलाउड एज ए मर्चेंट, और ट्रेड के लिए हमने अलाउ किया, वी अलाउड सम वाटर, बट वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर गया बाद में। तो ऐसे मतलब बता सकते हैं। अच्छा है ओके। वैसे। हाँ और वो जी। सर लाइन में वो सर इसी में एक पॉइंट सर, ग्लोबलाइजेशन का भी डाल सकते हैं क्या? जैसे ग्लोबलाइजेशन फॉर एग्जांपल इकोनॉमी एंड अदर थिंग्स को बूस्ट किया है, so that is like a ship which is sailing over a water, but थिंग क्या है कि जब ग्लोबलाइजेशन अंदर आया और बहुत ज्यादा डीप रूटेड हो गया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आई। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी नेटिव इंडस्ट्रीज थी और जैसे हैंडीक्राफ्ट्स थे जो इंडिजिनियस थे, वो सारी इंडस्ट्रीज खत्म होने लगी बिकॉज मोर ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट होने लगे लोग। तो मतलब जो आपका नेटिवनेस थी, वो जो इंडिजिनियस चीज थी आपकी, क्या कहते हैं, कल्चर से रिलेटेड थी, एक तरह से उसका इंक्रोचमेंट हो गया। तो बट जब तक वो सर्फ एक पर्टिकुलर लेवल था तब तक ठीक था, बट जैसे जैसे वो लेवल बढ़ती गई ग्लोबलाइजेशन की, तो हम इतने ज्यादा क्या कहते हैं सबसर्वेंट हो गए उस चीज के कि हम शिफ्ट ही कर गए टुवर्ड्स मोर ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्रीज विच आर मोर प्रॉफिट अर्निंग। हाँ कर सकते हैं शुभ्रतोष, आप ये यूज़ कर सकते हैं। देखिए डायमेंशन तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अगर सच बताऊं तो बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको अपने एस्से के कोहेरेंट अगर उसको आप कर सके, अपने एस्से के टॉपिक के पैरेलली अगर आप उसको कर सके, डिराइव कर सके, तो आप डायमेंशन तो कितने भी यूज़ कर सकते हैं। एक गलत डायमेंशन या फिर एक एक्स्ट्रा डायमेंशन, एक डिफरेंट डायमेंशन से आपके कोई मार्क्स ऐसे कटेंगे नहीं। तो ओके। उसकी इतनी चिंता मत करिए कि ये वाला डायमेंशन सही है कि नहीं है। बस अगर आप उसको अपने एस्से के टॉपिक के पैरेलल कर पा रहे हैं, तो you can be innovative, you can think of various examples, various dimensions, various things. ओके सर, मतलब जस्टिफिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपको हाँ, जस्टिफाई। जस्टिफिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। कीपिंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एसए का टॉपिक बताया था ना, हाँ हाँ जी। जो एसए का सिलेबस दिया यूपीएससी ने, उसको 2-3 बार 3-4 बार पढ़िए, उसको लिख के रखिए अपने सामने। कीपिंग क्लोज टू द टॉपिक ऑफ द एसए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कोई भी एग्जांपल दे रहे हैं, उसको अगर आप अपने एसए से रिलेट कर पा रहे हैं, अपने एसए के टॉपिक से, बस फिर आप दे सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ओके। अगर किसी और का क्वेश्चन है तो वो पुट अप कर सकता है। एक्चुअली हमने ऑलमोस्ट सारे जो पॉसिबल क्वेश्चन थे उसका जवाब दे दिए, बिल्कुल। सर सर हम ये क्या ऐसे लिख सकते हैं कि हर किसी में राम और रावण दोनों होते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम किसको ज्यादा फीड करेंगे।
तो वही ज्यादा उभर के आएगा हाँ, ये वाले इस कॉन्टेक्स्ट में, ये वही। वाले टॉपिक में। हम्म। हाँ, ये भी लगभग वैसा इंटरप्रिटेशन है, बिल्कुल है। अब आप उसको कितना एलाबोरेट कर पाते हैं एक पैराग्राफ के बाद, वो भी है, थोड़ा सा वहाँ से आपने चालू किया तो वो तो आपकी कैपेसिटी पे है। लेकिन शुरुआत वैसी ही है कि भाई हाँ, आपके अंदर मतलब दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। आप बाहर से क्या आने देते हैं, क्या फीड करते हैं, वही ग्रो करेगा, वैसा इंसान बनेगा। तो दैट्स ओके, यू कैन डू वेरी जनरल वन, बट वेरी आई मीन शॉर्ट एंड कंसाइज एंड गुड वन ऑल्सो। थोड़ा ये कि थोड़ा पॉपुलर है ये बहुत ज़्यादा, है ना। वैसे भी टीवी सीरीज आ रही है अभी इन चीज़ों पे। अरे गाना भी है, राम तो, अरे वो कौन सी मूवी थी, स्वदेश। स्वदेश का था ना, राम रावण वाला गाना, किसी को नहीं याद है क्या? गाना तो पड़ेगा, गाना होता है ना वो। गाना पड़ेगा क्या? आपको गाना पड़ेगा सर, तभी हमें। अरे तो मेरे को लिरिक्स चेक कर लेता हूँ। अरे गा पल दो सर एक पल बार, कोई है दिक्कत नहीं है। भारी विपदा है, ये गाना नहीं सुना आपने? जी 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 राम तो मन में है वगैरह वगैरह करके। जी सर। सुना है। सुना है सर, सुना है। ये तो उसका तो डिपिक्शन भी बहुत बढ़िया है, वो पीछे रामायण चल रही होती है। ये बताइए गाना लिख सकते हैं कि नहीं? क्या? एस्से में सॉन्ग लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते पिछली बार हैं। मैं इसका सर, मैं इसका आंसर करूंगा सर। पिछली हाँ, बार भी पूछा था किसी ने ये कि आप सॉन्ग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो मैंने यही कहा था, देखिए लिखने को तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, रिस्क आपका है। अपने रिस्क पे आप जो चाहे लिखिए, ऐसे आपका है। आप, नहीं, अच्छी और रिलेवेंट लाइन है एक दो तो लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ, हाँ हाँ। अलाउड है गाना, पोएट्री। इट्स ऑल अबाउट बॉलीवुड और नॉर्मल लिटरेचर का ही फर्क ना। कई लोग तो पोएट भी हैं, बॉलीवुड में भी हैं आजकल, तो यार वो तो बिल्कुल। चलता है, मतलब इट्स ओके। आई थिंक वी आर गेटिंग डन विद द क्वेश्चंस। किन्हीं और का क्वेश्चन है, सर बताइए। मेरा एक क्वेश्चन था हाँ हाँ, कमेंट्स में। अरे स्टडी फॉर ब्लॉग्स, आपने मुझे शायद मैसेज भी किया फेसबुक पे, है ना? मैंने नोटिफिकेशन देखा, खुल ही नहीं रहा था। इन्होंने कुछ मैसेज किया है शायद। सर, बिफोर आई राइट essay I do same write 4-5 question and writing one by one on them, but it doesn't go well, and at one point I was preparing अच्छा, points on them in one another, and later realized that making a dimension before essay make me stick to those points only, because फिर उन points के अलावा आ ही नहीं रहा दिमाग में। समझ में हेल्प। आया। हाँ। शायद आया सर। हाँ ये तो देखिए, बताइए। ये ऐसे बोल रहे हैं कि 4-5 क्वेश्चंस पे मैं साथ में लिख के देखता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे तो करना ही नहीं है। इसलिए मैंने जो वो बताया, प्रोसेस बताया, उसमें मेरा सबसे पहला यही था कि सबसे पहले टॉपिक चूज करिए। अपने आपको ये नहीं करना है कि आप 2-3 टॉपिक को एग्जाम में पैरेलल रख के बैठे हैं और फिर आप सब पे डायमेंशन खोल के देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ये। आप सबसे पहले टॉपिक चूज करिए। अपने एक्सपीरियंस से, अपनी प्रैक्टिस से वो आप बेस्ट टॉपिक चूज करेंगे। वही मैंने बोला था कि जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, मैं इस टॉपिक को हैंडल कर सकता हूँ। उसके बाद आप उस पर डायमेंशन खोलिए। आपको ये नहीं करना है कि 2-3-4-5 क्वेश्चन साथ रख के बैठ के उस पर डायमेंशन खोल रहे हैं। और जो आप ये बात बोल रहे हैं ना कि अगर मैं पहले डायमेंशन लिख लेता हूँ तो फिर मैं उस पर स्टिक कर जाता हूँ, और मैं अगर कोई बाद में डायमेंशन आता है तो फिर मैं उसको लिख नहीं पाता हूँ। उसको बिल्कुल मत लिखिए। अगर आपने स्टार्टिंग में एक फ्लो बना लिया, एक डायमेंशन का फ्लो बना लिया, और तो वो बहुत है, उतना बहुत है। मैंने पहले भी बोला, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक डायमेंशन और लिख देंगे तो आपके कुछ बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ जाएंगे, लेकिन उसमें आप कोई फ्लो में ब्लेंडर कर गए तो मार्क्स कट बहुत जल्दी जाएंगे। तो पहले ही मैं बोल रहा हूँ ना, 20-25 मिनट दीजिए और अच्छे से सोचिए ना, क्यों आपका टॉपिक छूट रहा है, ऐसा क्यों, ऐसे कोई डायमेंशन छूट रहा है आपका, पहले ही लिख के रखिए उसको। और बाद में फिर आपको सिर्फ लिखना है, फ्लो पे ध्यान देना है। लिखते हुए आपको ये नहीं सोचना है कि अब कोई डायमेंशन आ रहा है क्या। जो कर रहे हैं उस प्रेजेंट मोमेंट पे करिए। जिस टाइम लिख रहे हैं उस टाइम सिर्फ लिखने पे ध्यान दीजिए कि फ्लो में लिखता जा रहा हूँ मैं। उस टाइम डायमेंशन मत आने दीजिए। क्वेश्चन शुरू करने के पहले आप रफ सेट पे पूरा इंट्रोडक्शन एक बार में, और उसके बाद आपकी बॉडी के पॉइंट्स और आपका कंक्लूजन क्या होने वाला है, ये सारा लिख लोगे। और फिर बिल्कुल उसी को फॉलो करके आप बस कंटेंट डालते जाइए, फ्लो खुद ही बन जाएगा। बीच में कुछ याद आता है, उन सब चीज़ों पे मत जाइए, जैसा सत्यम बता रहे हैं। स्ट्रक्चर पहले बना लेना 15-20 मिनट देके, और उसके बाद बस लिखते जाना। बीच में इन्वेंशन करने का दिक्कत हो जाएगी फिर फ्लो में। आइडियली तो ऐसा होता है कि आप पहले हाफ एन आवर तो आप ब्रेनस्टॉर्म ही करिए, तो बाकी 1 घंटा आप लिखते रहिए। 1 घंटे में 1000 वर्ड्स आराम से लिखा जा सकता है। तो जी जी, जब आप सो गए थे मैं वही बता रहा था। मैं जग रहा था।
अभी मैसेज आया है स्मृति जायसवाल का, सर प्लीज़ सजेस्ट अ मॉडल ऐसे लाइक विक्रम ग्रेवाल एंड कोई भी जिसको रेफ़र करे। तो स्मृति पहले तो आप ये बताइए कि विक्रम ग्रेवाल के वहाँ 10 या 15 ऐसे हैं, 10 तो पक्के हैं, तो पहले तो आप वही पढ़ लीजिए, मुझे लगता है वही शायद आपने पूरा नहीं पढ़ा होगा। उसके अलावा देखिए अनुदीप दुरी शेट्टी के भी ऐसे मिले तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट बहुत लोग रेफ़र नहीं करते क्योंकि बहुत खास है भी नहीं। टीना दाबी के भी आप ऐसे देख सकते हैं, उसमें एक फ़्लो है, पता है बहुत ज़्यादा डीप वगैरह नहीं है, लेकिन एक फ़्लो है और उनके मार्क्स भी बताते हैं कि उस ऐसे ऐसे भी लिखें तो भी मार्क्स मिलते हैं। तो जिन लोगों को बिगिनिंग करनी है, शुरुआत करनी है कि एक नॉर्मल ऐसे कैसे लिखा जाए जिसमें फिर भी मार्क्स आ जाएँ, तो वो लोग टीना दाबी का ऐसे देख सकते हैं। और जिन लोगों को थोड़ा लिटरेचर की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है वो विक्रम ग्रेवाल का ऐसे देख सकते हैं। और बीच बीच में है तो आप अनुदीप धीरू शेट्टी का जिन्होंने काफ़ी रूल फॉलो करके ऐसे लिखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये तीन टाइप के ऐसे हैं जो सारे लोगों को मार्क्स मिले हैं, आप इनको देख लीजिए। सुहर्ष भगत सर हैं, उनका एसेज भी देख सकते हैं, सुहर्ष उनके भगत भी का भी बहुत, ऐसे मिला है क्या? अच्छा, हाँ उनके भी एसेज बहुत अच्छे हैं। हाँ उनके तो अच्छे होंगे। उनके तो मैंने जीएस का एक ही बताया था पेपर देखने को, मुझे तो गजब का पेपर लगता है उनका, शॉर्ट कंसाइज में कैसे सेंस बनाना है। सर 4-5 बार मेंस क्लियर किया, ही इज अ 5 ब्रिलियंट बार राइटर। लिखा भाई, 5 बार मेंस क्लियर किया उन्होंने, सब बार लिखा और फाइनली 5 रैंक लेके शायद निकले। शायद 5 में से 4 बार तो यूपीएससी क्लियर किया उन्होंने। हाँ किया ही है, नहीं मुझे लग रहा 5 बार शायद क्लियर किया उन्होंने, शायद श्योर नहीं। 5 बार किया है, हाँ। अब और वो भी करंट बैच से। जी जी जी। हाँ तो क्योंकि उनका आंसर राइटिंग गजब का था यार, बहुत पेपर बहुत हाईलाइट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों लोग शायद एक ही रैंक को देखते रह जाते हैं। बट आप जी उनका सर। पेपर देखिए जीएस का, शॉर्ट वर्ड में कम वर्ड में कैसे सेंस बनाना है वो उनसे सीख सकते हैं आप। और वो सब ना मिले तो सत्यम सर का ऐसे पढ़ लीजिए, हाँ उससे इससे ज्यादा आप सत्यम सर का पढ़ सकते हैं भाई एकदम आराम से। वो मिलेगा ही नहीं। मिलता नहीं है ना, अब यही तो लोग है ना, मैं बोल रहे कि नहीं पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो एक ऐसे का, सारे पॉइंट्स बताओ यार, हम भी थक जाते हैं। पॉइंट्स आपको जैसे जैसे डिस्कस होता है बता ही जा रहे हैं। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग तो समझ ही रहे हो आप भी जब तक पार्टिसिपेट करके आप ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करोगे, किन्होंने पूछा था मैं बोल रहा हूँ, तो फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई कैसे? तो हमारा अंदर ही रह जाएगा। तो आप भी 2 पॉइंट बताओ, हम भी 2 पॉइंट बताएंगे, ऐसे करके चल सकते हैं। पूरा इससे स्ट्रक्चर करना तो यार काइंड ऑफ मेंस देना हो जाएगा फिर से, है सत्यम ना? सर अपने 1-2 पुराने से भेजिएगा तो लोगों को ज्यादा आइडिया आ जाएगा। नहीं मैंने तो लिखा ही नहीं है सर, आज तक ऐसे ही नहीं लिखा है मैंने तो। अरे लिखा तो है, अब छुपा के मत रखिए। अभी अभी प्रिपरेशन शुरू ही कर रहा हूँ मैं तो। इवैल्यूएशन में जो आपको कंटेंट दिखा उसमें थोड़े बहुत सत्यम सर की इंप्रेशन रहेगी, आप लोग चिंता मत करिए। ठीक है, इवैल्यूएटर से बात करना, उनके साथ वो बनाना, मतलब टेम्पो की कैसे कैसे करना है, और सब में सत्यम सर का कंट्रीब्यूशन होता है अच्छा खासा। तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी जो है छींट मिल जाएगी वहाँ पे। बाकी फुल ऐसे सत्यम सर का जब हो जाएगा सिलेक्शन तभी निकालेंगे वो। टॉपर वाली शीट में दिखाना चाहते हो रिसोर्स सेक्शन में, ना कि टेलीग्राम में ऐसे है ऐसे राइटिंग का। सत्यम सर का रिव्यू सबसे बेस्ट होता है। हाँ पूरी टीम को भी तो सत्यम सर ही गाइड कर रहे हैं ना उस मामले में, इसीलिए तो क्वालिटी आ रही है। बस बस सर, अगले अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ये तो ज्यादा हो रहा अरे तो ये प्रमोट कर रहा था ना, बीच बीच में प्रमोट भी तो करूँ। इसी बात पे शक्ल भी दिखा दो। है। सर कैमरा काम नहीं कर रहा है, फोन पुराना हो गया मेरा। अमनदीप देखिए मैसेज कर रहे हैं, अपूर्वा तिवारी भी है, सत्यम सर बहुत ही बढ़िया समझाते हैं ऐसे। अपूर्वा भी माइक ऑफ करके रखती हैं, बहुत रिक्वेस्ट पे माइक ऑन करती है जब गाने वाने का माहौल बनता है। और कोई क्वेश्चन है बताइए। एक बार ना अनुदीप दुरी शेट्टी की बुक डाल दूंगा तो आप लोग भी एक बार रेफर कर लीजिएगा, एक बार थोड़े पॉइंट्स आपको दिमाग में रहे क्या क्या करने हैं, तो वहाँ सारे सवाल कैसे तो आपको जवाब मिल जाएंगे। बाकी इवैल्यूएशन में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आपके लिखने के बाद पता चलेगी वो वहीं दूर हो पाएगी, बताने से पूरी हाँ नहीं होगी, देख के ही पूरी बिल्कुल होगी। बिल्कुल, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक तो हमारे कितना भी समझा लेने से वो चीज़ हम समझ में समझा आएगी। लें, आप पूछ लें, उसे बहुत सॉल्व नहीं होगा। यहाँ तो राइटिंग स्किल का मैटर है यार, ऐसे ऐसे में तो पक्का है। सो आर वी डन? वी विल वेट फॉर 15 सेकेंड्स। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर सर गाना गा देंगे। अरे वाह, मैं नहीं गा रहा, थक गया हूँ 1.5 घंटा लेक्चर पढ़ा के, उसमें भी लिख लिख के, एक तो इतने प्रोविजन बनाए हुए आर्टिकल 15-16। रोमन भाई का पेंडिंग है ना गाना, वैसे पिछली बार गाया नहीं थे हाँ हम। पिछली बार पेंडिंग था। रोमन सर, मुझे कोल्ड है, मैं गा तो दिया था उस दिन सर, आज किसी और की बारी है। नहीं हमें याद ही नहीं है आपने कब गाया। अरे मैं भी उस दिन भूल गाया गया। था, आपने नहीं गाया लेकिन सत्यम भाई। नहीं आप आए नहीं थे जिस दिन आप घूम रहे थे ना, दोस्तों, सो कॉल्ड दोस्तों के साथ, उस दिन गाया था मैंने। आज आप लोग गाइए, साथ में प्रिया डागर भी गाएंगी, वो भी आई हुई हैं। अरे हाँ आज प्रिया में गाएंगे, हम्म अपूर्वा अपूर्वा भी गाएगी। हम्म। दोनों एडमिन का सागान हो जाना चाहिए आज। आप लोग माइक ऑन करिए एडमिन्स।
कौन सा गाना गाएंगे ये लोग? महिला संगीत? आज कोई कुछ नहीं बोल रहा। चलिए तब इस सेशन को कंसाइज करते हैं सत्यम, है ना? जी जी सर, आप सत्यम, भी हम लोग थके कब हुए हैं। प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं? सर इस वीकेंड से करते हैं। अभी आज चलिए। हाँ, फ्राइडे तो हो ही जाएगा। मैं आराम से, हाँ। इस सैटरडे हम पहला पेपर पोस्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई, आप लोग जो लोग हैं ऐसे वाले प्रोग्राम से या जो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीकेंड से हम लोग शुरुआत कर देंगे ऐसे प्रोग्राम की फाइनली। बाकी आपका एक इंट्रोडक्शन जो था, वार्मिंग सेशन, वो तो हो ही गया। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस बीच में जो जो मैंने आपको टॉपर के पेपर बताए, सत्यम ने बताया आपके सुहर्ष भगत का, मैंने बताया विक्रम ग्रेवाल का, एक बार टीना दवे का भी देख लीजिएगा, और आपके दुरी शेट्टी का भी देख लीजिएगा, और उनकी बुक भी देख लीजिएगा। ये सब रेफ़र कर लीजिएगा ताकि इवैल्यूएशन हो तो आपको पहले वाले से मतलब ऐसा ना लगे कि मुझे कुछ नहीं आता, है ना? लिख के आओ आराम से आप, ताकि इवैल्यूएटर को भी कम मेहनत पड़ेगी, आपका भी जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट होगा। एक बेसिक खुद से ले सकते हैं। बाकी वीकेंड से शुरू करते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, पूछूं? हाँ रवि, मतलब पूछिए ना। एसएस से रिलेटेड नहीं है, मैं वैसे ही पूछना चाहता हूँ। मतलब काफी एक हफ्ते से मेरे मन में रवि, आपने क्वेरी ये सी चल रही डीपी के जगह पे क्या आंखें लगा रखी हैं इमोजी वाली? है। अरे सर वो कैमरा ऑन कर दूं क्या सर? नहीं नहीं, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऑन करिए। ओके सर। हाँ तो सर जैसे ना अभी एक्चुअली ये आईबी का एग्जाम आ गया है, फिर अभी आगे ईपीएफओ का भी एग्जाम आना है। हम्म। तो सर थोड़ा सा डिलेमा दिमाग में, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मतलब प्री से ऐसा लग रहा है कि फोकस से हट जा रहा है, क्योंकि आईबी के चक्कर में, क्योंकि उसमें वो सब क्वांट और ये सब कुछ भी करना पड़ रहा है उसके समझ गया साथ साथ। समझ तो गया। हाँ, गॉट इट। आपका यूपीएससी में कितना अटेम्प्ट हुआ है अभी? सर दिस विल बी माय फोर्थ अटेम्प्ट सर। तो अभी आपका प्री हुआ है कभी? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुआ सर। अच्छा। टेक्निकली तो पहला तो बर्बादी था, क्योंकि 2018 में जस्ट बीटेक के बाद दे दिया था, तो वो तो मेरे ऐसे ही जैसा था। उन्होंने 2 महीने में आके दे दिया था मैंने जॉब के बाद। खैर, हाँ जी। आपका ये बताइए ना कि घर वर से कैसा सपोर्ट है, क्योंकि दिस विल बी फोर्थ अटेम्प्ट। तो नहीं सर, घर से तो सपोर्ट सर फुल है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। देखिए, एक बात तो है, अगर फोर्थ अटेम्प्ट है और 2 प्री में पहले नहीं हुआ है तो थोड़ी कमी है, उसको निकालना पड़ेगा कमी को, तो थोड़ी मेहनत तो पड़ेगी। फिर अभी आप ऐसे राइटिंग वगैरह का प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया हुआ है क्या? नहीं सर, अभी ऐसे राइटिंग का तो नहीं करा, तो मैंने आपको मैं सोच एडवाइस रहा कर था रहा हूँ कि उसको। आप उसको करना है तो प्रीलिम्स के बाद करिएगा, आप अभी ज्वाइन मत करिए, ठीक है? क्योंकि वो टैक्सिंग होगा आपके लिए। तो आंसर राइटिंग वगैरह के लिए तो आपके पास टाइम है नहीं। अब यूपीएससी का प्रीलिम्स किसी तरह करें और साथ में आईबी और वो करें तो थोड़ा डिफरेंट है यार। देखिए, अगर बहुत अच्छा घर से सपोर्ट है तो आप यूपीएससी पे ज़्यादा फोकस रखिए, है ना? यस और सर। अगर घर से सपोर्ट तो आपने बता ही दिया, तो आप यूपीएससी पे ज़्यादा फोकस रखिए। दैट मीन्स कि लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा यार, आपको मतलब 12-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम आईबी तो चलिए ठीक है, काफ़ी सीट्स भी हैं, लेकिन जहाँ तक बात है ईपीएफओ की, तो वो बहुत इजी एग्ज़ाम नहीं है ना? यस सर। हाँ, वो इजी एग्ज़ाम नहीं है, उसमें सारे यूपीएससी वाले देते भी हैं, तो थोड़ी वहाँ भी मेहनत पड़ेगी यार। तो यू विल हैव टू गिव मोर टाइम टू यूपीएससी एंड सम टाइम टू दिस एग्ज़ाम्स ऑल्सो, एंड दैट मीन्स कि 13-14 घंटे का हिसाब, तो 8-9 घंटे आपको यहाँ देना पड़ेगा, 4-5 घंटे वहाँ देना पड़ेगा, वो भी सब्जेक्ट वेरी करके। ये एग्ज़ाम का सर कब है? वही। आईबी का तो निपट जाएगा ना अभी जल्दी? हाँ सर, वो फरवरी के लास्ट वीक में होना सर। वही मेरा एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा ना, आप क्योंकि एक काम अगर अब करिए, फिर। तो आपके आपके पास बहुत अच्छा तरीका है। आप आईबी का देखिए, फरवरी के लास्ट में आप बोल रहे हैं, आईबी का आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है? उसमें चांसेस भी ज़्यादा होने के, सैलरी वैलरी का कोई दिक्कत नहीं, वो भी सब सही रहती है, और वहाँ जाके लोग यूपीएससी में ही निकलते हैं, एट्रिशन बहुत हाई है, सारे यूपीएससी में जाते हैं। तो आईबी वाला आप जोरदार तरीके से कर लीजिए। फरवरी तक करेंगे तो आपका प्रीलिम्स प्रभावित नहीं होगा। मार्च अप्रैल मई है ना, जून भी है, 27 को है, यस सर। 4 महीने में हर कोई प्रीलिम्स का कर सकता है यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई कर सकता हाँ है सर, अगर ढंग से करे। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे हाँ कि अगर मैं इसको टाइम देना चाहूँ तो मैं फरवरी एंड तक दे सकता हूँ ना? कि मतलब हाँ, फिर मेरे। ईपीएफओ को पोस्टपोन करिए आप अपनी तैयारी में, आईबी पे फोकस कर लीजिए, और इसके ओके। बाद एग्ज़ाम देके आप यूपीएससी की तैयारी में जी जान से लग जाइए, क्योंकि उसमें तो ओके सर। 2 एग्ज़ाम भी नहीं है, एक ही एग्ज़ाम है, उसके बाद सीधे इंटरव्यू है। नहीं सर, उसके बाद टीयर 2 है, उसमें ऐसे कॉम्प्रिहेंशन ये सब है। अच्छा, वो तो अलग बात होती है ना, ऐसे वो तो हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, हाँ। बस अगर ये टीयर 1 हो जाए तो तो। आप यार टीयर 1 की तैयारी ठीक से कर लीजिए, ओके सर। और ढंग से दे लीजिए, कॉन्फिडेंस भी आएगा, फिर कॉन्फिडेंस से प्री भी होगा, आगे भी होगा एग्ज़ाम, ये भी तो है ना। हाँ एक जी सर, हाँ सक्सेस जी चाहिए सर। होती है बीच बीच में। थैंक यू सर। हम्म। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? चलिए, हो गया, तो फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं सेशन को। सबका बहुत बहुत थैंक्स। रोमन, सत्यम, आपका तो बहुत ज़्यादा थैंक्स, आप लोगों ने मदद की, और फिर जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो ऑर्गेनाइज़ करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपको चैट वगैरह में ही हम लोग रिजॉल्व कर देंगे।
और इवैल्यूएशन प्रोग्राम होगा तो वहाँ तो फीडबैक आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए फिर। और 60 डेज़ के बाद का जो प्लान है मैं 1-2 दिन में अपलोड करूँगा। उसकी बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनकी पढ़ाई ऑर्गेनाइज हो गई थी, अब उनको पता नहीं क्या करना है। तो दिस टाइम इट विल बी इंक्लूडिंग द प्रीलिम्स प्रिपरेशन ऑल्सो। एंड आई थिंक निकुंज इज आस्किंग सम क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू सर। हाँ। सर मैं ये पूछना चाहता था कि मैंने विजन की अभी मेंस की टेस्ट सीरीज ली हुई है, सब्सक्राइब की हुई, तो उसमें अभी मैं जो क्वेश्चन पेपर लिखता हूँ तो ये 3-4 क्वेश्चन लिखता हूँ तो माइंड बहुत फटिक हो जाता है, और 3 घंटे में ख़त्म करना बहुत क्या दिक्कत वाली हो जाती एनर्जी की कमी हो रही है निकुंज। माइंड फैटिक कैसे हो जा रहा है आपका? मीन्स माइंड फटिंग मीन्स सर कि 3-4 क्वेश्चन लिख लो तो बाद में क्या है कि 15 शायद हम एक एग्जांपल है, 12 मार्क्स 12.5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें, तो वो 15-20 मिनट हो जाता है मुझे। उससे 7 to 8 पेपर मैंने अभी तक लिखे हैं। यार निकुंज आप पेपर कब लिखते हैं, टाइम बताइएगा। मैं सर जनरली सुबह प्रीफर करता हूँ क्योंकि वो फ्रेश माइंड होता है इसलिए। फ्रेश माइंड में भी दिक्कत हो रही है। सत्यम आप इसका कोई सोल्यूशन बता सकते हैं? हाँ सर, देखिए निकुंज भाई, एक तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका भी यूपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट है? ना मेरा सर 21 ही फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, वही मेरे को लग ही रहा था। तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी मेंस बहुत ज़्यादा 7-8 पेपर जो आप बोल रहे हैं वो आपने किस तरीके से लिखे हैं? एक साथ बैठ के लिखे हैं या फिर बिट बाय बिट, पीसेस बाय पीसेस में लिखे हैं, मल्टीपल सेटिंग्स में? ना सर, उसमें क्या था कि मैं लिख नहीं पा रहा था तो मैंने बीच में छोड़ दिया था, बीट पर बीट लिखी, इस आप जब बोल रहे इस तरह लिखा है। हाँ, एग्जैक्टली मेरा वही पॉइंट है। देखिए, सीधा मैराथन तो कभी पूरी दौड़ी नहीं जाती है 42 किलोमीटर वाली। पहले आप 2 किलोमीटर की प्रैक्टिस करते हैं, फिर 6 की करते हैं, फिर 8 की करते हैं, 10 की करते हैं। आंसर राइटिंग भी उसी तरीके से है। पूरा एफएलटी बैठ के देना आसान नहीं होता है, तो वो स्टार्टिंग में फटीग आएगा ही आएगा, दैट इज सो ऑब्वियस। स्टार्टिंग में आप 4 क्वेश्चंस लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर 6 लिखिए, इस तरीके से धीरे धीरे इंप्रूव करिए, तभी वो ऑर्गेनिक प्रोसेस होगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं जब, तो उसमें ये है कि मान लीजिए आपने पहले बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप सोचते हैं कि नहीं मेरे को 3 ही घंटे में उसको कंप्लीट करना है फुल लेंथ पेपर को, तो उसमें तो फटीग आ ही जाएगा ना। आपने पहले एक भी आंसर नहीं लिखा है, आप सीधा बैठ के 3 घंटे में 20 आंसर लिखने की सोचेंगे, कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो स्टार्टिंग के सर जो पेपर्स हैं, 30-35 पेपर्स होते हैं विजन में, उसको डिवाइड कर लीजिए कि आपको आखिरी के जो 8 पेपर हैं जो फुल लेंथ होते हैं वो आप बाद में देंगे जब प्रीलिम्स हो जाएगा। उससे पहले के पेपर्स जो हैं उनको इस तरीके से करिए कि आप एंड में जाते जाते आप 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन एक साथ एटलीस्ट एक सिटिंग में लिख पा रहे हैं, तभी इस तरीके से वो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होगा। सबसे पहले दिन ही ये एम मत करिए कि नहीं मैं आज ही बैठ के 20 के 20 क्वेश्चंस कर दूंगा। सर वो डर लगा रहता है कि इस बार का जो यूपीएससी का पेपर देखा है तो 3 घंटे में कैसे खत्म होगा इस। हाँ, तो वो प्रैक्टिस से होगा, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उसी से होगा। वो प्रैक्टिस इज द की। जैसे सर ने जिस दिन पेपर सर का खत्म हुआ उस दिन एक छोटी सी बात लिखी थी अपने चैनल पे, रीड मोर राइट मोर। यही है, जितना आप रीड करेंगे और जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, वही यूपीएससी की कोई भी स्टेज है उसी में हेल्प करेगा। वो कोई भी मॉक स्टेज दे रहे हैं हो, आप, प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। एकदम नॉलेज चाहिए, और नॉलेज वहाँ पे पेपर पे निकलना भी चाहिए। स्टेमिना बनाने की ज़रूरत है आपको, सीधा सा निकुंज। तो स्टेमिना तो धीरे धीरे डेवलप होगी, है ना। आप जब पेपर लिखोगे जब 4, तो कई लोगों को हाथ वाथ में या फूल वूल जाता है, रेडनेस हो जाती है। एक लड़के ने पिछले साल 2 साल पहले पोस्ट भी किया था फोरम आइस पे, हाथ इतना फूल गया कि वो मतलब एकदम विजिबल, मतलब एक होता है ना टीस मारना, तो उसको तो मतलब रात में डॉक्टर को दिखाने की कंडीशन आ गई। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन भी होती है कुछ लोगों की, है ना। सबका अपना अपना स्टेमिना है, वेरी करता है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ऐसा सत्यम ने बोला है। तो आप धीरे धीरे बढ़ाइए, 4, 5, 6 कर करके बढ़ाइए। मिनी टेस्ट हमने इसीलिए रखा था ना, तो आपको उस टाइम भी थोड़ा लिखना चाहिए था। आपने ये ज्वाइन किया था कि नहीं 60 डेज़ वाला प्लान? नहीं सर, मैं अभी क्योंकि अभी आपकी चैनल से अच्छा यूपीएससी की जो अभी जुड़े हैं। एग्ज़ाम हुई न, तब से जुड़े हुए हैं सर। अच्छा ठीक है, तो कोई नहीं, तो आप ट्राई करिए कि हल्के हल्के से शुरुआत करके ऊपर ले जाइए, फिर होने लगेगा। और वो मेंटल एग्जॉशन भी होता है, वो धीरे धीरे जब आपके पॉइंट्स बिल्ड होने लगेंगे, स्ट्रक्चर आने लगेगा, तो आपको हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज मेंटली भी इंसान बहुत एग्जॉस्ट होता है जब पॉइंट्स नहीं होते दिमाग में ना, और दिमाग लगाना पड़ता है कि आज तक क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, तो वो भी बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। जो लोग प्रैक्टिस करके बैठे हैं, पढ़ के बैठे हैं ना, उनको सारे पॉइंट्स दिमाग में रहते हैं, वो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। क्योंकि रियल एग्जाम में आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता। कुछ साल पहले लोग बोलते थे कि 2 मिनट टाइम मिलता है, ऑल ऐसा कुछ नहीं है। जैसा पेपर आ रहा है आपको कोई टाइम नहीं होता। आप क्वेश्चन देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद शुरू हो जाना पड़ता है। तो प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है?
पिन ड्रॉप साइलेंस। अब चला जाए, अगर कुछ क्वेश्चन बचेगा भी तो फिर उसको बाद में आप लोग मैसेज कर लीजिएगा मुझे या सत्यम को, हम लोग एड्रेस कर देंगे या ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू रोमन, थैंक यू सत्यम। थैंक यू। हाँ, गुड नाइट थैंक यू एवरीवन, सर। है ना, फिर मिलेंगे। गुड Good night, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। Thank you, sir.